सो बेसिकली आज का जो आपका टॉपिक रहेगा वो कौन सा है, ओएसआई मॉडल। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स है, अगर आप लोगों को सिलेबस देखना है ना तो मैं सिलेबस दिखा देता हूँ पहले, ठीक है, जिससे आपको आइडिया रहेगा थोड़ा सा। सॉन्ग पीडीएफ, सिस्को सिलेबस आ गया, ये रहा। सी से नहीं, देखो जो सिस्को का सिलेबस है वो जो है ना मॉडिफाई करा है मैंने अपने सिलेबस के लिए, क्योंकि जो मेरे सिलेबस में कंटेंट वो स्टेप बाय स्टेप है। दिख रहे हैं आप आपको कि कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है। अगर आप बोलते हो कि सिस्को का ही सिलेबस दिखाओ सर, तो भाई ये सिस्को का सिलेबस है, ये वाला आपका दिख रहा है आप लोगों को, ये सिस्को का। लेकिन यहाँ पर आप देखो टॉपिक्स जो है ना ऑब्जेक्टिव ये वाले, ये आपके टॉपिक्स है, दिख रहे हैं। ये टॉपिक्स आपको लिखे हुए हैं, लेकिन कैसे पढ़ने हैं वो स्टेप बाय नहीं लिखे। कुछ टॉपिक ऊपर है, कुछ नीचे हैं, तो मैंने इनको क्या कर दिया है, सीरीज में कर दिया। ये वाले कितने टॉपिक है टोटल, 25। अब कुछ टॉपिक्स आपके सेल्फ स्टडी भी हैं कि वो आपको बुक से पढ़ के आना है। जैसे यहाँ पर देखो ये जो लिखा हुआ है ना लेक्चर, ये मैं पढ़ाऊंगा। और कुछ टॉपिक पे क्या लिखा हुआ है आपका, ये आपको पढ़ के आना है। ऐसा तो नहीं अब मैं वर्चुअलाइजेशन पढ़ा दूं इसमें वीएम के बारे में, वो सेल्फ स्टडी करना है। नहीं उस पर मैं कुछ बात नहीं करूंगा, ये बुक्स में आपको मिल जाएगा। जो मैं नई बुक दूंगा वो बुक में टॉपिक मिलेंगे कुछ, नहीं उसमें नहीं आते उसमें। हाँ इसमें भी, इसमें मिल जाएंगे आपको। स्टार्ट करें। तो टॉपिक का नाम क्या है आपका, ओसाई मॉडल। अब बेसिकली ओसाई मॉडल किस लिए पढ़ना है बता दो। मैंने अभी बात करी थी ना वेंडर की। वेंडर का मतलब जो डिवाइसेस देता हो। सपोज कर लेते हैं आपने जो है ना पीसी परचेस कर लिया, ये रहा आपका पीसी। पीसी का मतलब वही है आपका पर्सनल कंप्यूटर। बेसिकली सबसे पहले डेवलप इसलिए करा था कि आप अपनी इंफॉर्मेशन एक प्लेस पे स्टोर कर दो, ये वो स्टोर था पीसी। अब पीसी को डेवलप करने वाले बहुत सारे वेंडर्स थे, लेकिन 90s में सिर्फ 3 ही वेंडर थे। 90s की बात कर रहा हूँ। जैसे सबसे पहला वेंडर था आपका आईबीएम। आईबीएम के बाद आपके पास एक और वेंडर आया जिसका नाम था एप्पल। एप्पल ने भी अपने पर्सनल कंप्यूटर इंट्रोड्यूस करे। फिर आया माइक्रोसॉफ्ट। इन सभी ने क्या करा, अपने पर्सनल कंप्यूटर मार्केट में प्रोवाइड करा दी। लेकिन जब इन्होंने अपने मार्केट में डिवाइसेस को प्रोवाइड कराया तो उनके साथ कुछ गाइडलाइंस थी। अब वो गाइडलाइंस क्या थी, पहली गाइडलाइंस में इन्होंने लिखा कि सेम वेंडर डिवाइसेस कैन कम्युनिकेट, कि अगर आप दोनों एक ही वेंडर के डिवाइस यूज कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन हो जाएगा। दूसरी गाइडलाइंस दी इन्होंने, सेम वेंडर डिवाइसेस कैन शेयर डेटा फाइल्स। आपने फ्लॉपी देखी है, तो उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि डेटा फाइल को क्या कर सकते थे, सेम वेंडर वाले शेयर कर सकते थे। लेकिन थर्ड गाइडलाइंस में क्या बोला, डिफरेंट वेंडर्स डिवाइसेस कैन नॉट कम्युनिकेट, क्या नहीं कर सकते, आपके लिए कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। कैन नॉट शेयर डेटा फाइल्स, ये डेटा फाइल को भी शेयर नहीं करेंगे। ये 90s की बात है, अभी की नहीं बात कर रहा, 90s में बात कर रहा हूँ। अब ये ओएसआई से रिलेट इसलिए कर रहा हूँ, थोड़ा कॉन्सेप्ट बनेगा इससे आपका। सपोज कर लो एक पर्सनल कंप्यूटर यहाँ पर है, ये पीसी है। इस पीसी का वेंडर कौन है, आईबी। एक और पीसी है, इसका वेंडर कौन है, आपका। अब बेसिकली सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा हाउ मेनी वे टू प्रोवाइड कनेक्शंस। ये कनेक्शन कितनी वे से कर सकते हो। सो बेसिकली आपके पास कनेक्शन दो ही होते हैं, आप कहीं पे भी चले। एक होता है वायर टेक्नोलॉजी, दूसरा होता है आपके पास वायरलेस या वाईफाई बोलो या सैटेलाइट वाला बोलो। ये दो पे ही काम करते हैं। वायर्ड का मतलब क्या होता है कि फिजिकली कनेक्ट हो जाएगा बंदा हमारे पास। वायरलेस का मतलब क्या होता है, ये लॉजिकली होगा। क्या वाईफाई के सिग्नल को कोई टच कर सकता है, नहीं, वो लॉजिकल है। सो बेसिकली अगर मैंने पीसी से एक केबल ऐसे ले आके लगा दी भाई, सपोज कर लेते हैं ऐसे करके, तो ये कौन सा कम्युनिकेशन कर दिया मैंने इन दोनों के बीच में, वायर्ड।
बस इतना ही याद रखना है। अब पीसी जो था ये आईबीएम वाला, इस यूजर का नाम था बॉब। बॉब एक कैरेक्टर है, सी से नेम है, ठीक है। पीसी ये वाला था एप्पल वाला, इसके कैरेक्टर का नाम क्या है, सैम। बॉब बोल रहा है ब्रदर मुझे जो है ना एक हेलो मैसेज भेजना है, फॉर एग्जाम्पल क्या भेजना है, हेलो मैसेज, पीसी के पास तो चले जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। आपने सोशल मीडिया कोई अकाउंट यूज करा हुआ, लेकिन अब ये पीसी क्या बोला है, भाई मेरे पास जो है ना कुछ डेटा रखा हुआ है एक्सेल फाइल में, अब ये ट्रांसमिट करना चाहिए, हो पाएगा नहीं। अब ये कम्युनिकेशन करेंगे सबसे पहले आईपी के थ्रू। तो बेसिकली क्या होता है, दो डिफरेंट वेंडर यानी आईबीएम और एप्पल दोनों कैसे हैं, डिफरेंट वेंडर, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता 90s में। अच्छा इसका एक और एग्जांपल है बहुत सिंपल सा। आपके फ्रेंड के पास 2005 से पहले सपोज कर लो एक आईफोन था, और आपके पास ब्रदर सैमसंग का फोन था, क्या दोनों एक दूसरे को पिक्चर्स डेटा शेयर कर पाते थे? 2005 से पहले की बात करो, ना आईफोन 10 था उस टाइम, नहीं हो पाता था। ऐसा क्यों था? दोनों क्या थे, अलग अलग वेंडर के थे। कुछ टाइम के बाद आपके पास एक एप्लीकेशन आ गई शेयर इट। आपने कभी इस एप्लीकेशन के बारे में इतना सोचा नहीं होगा। देखो शेयर इट का काम था दो डिफरेंट वेंडर का कम्युनिकेशन, डेटा फाइल शेयर कराना। कैसे कराता था? ये बेसिकली एक नेटवर्क बनाता था। क्या करता था? नेटवर्क। या आपके किसके थ्रू डेटा को शेयर करता था? ब्लूटूथ के थ्रू। ब्लूटूथ एक ट्रांसमिशन मैकेनिज्म था जिसमें दो डिवाइसेस, एक क्या बनते थे, एक सेंडर एक रिसीवर, एक मास्टर और एक स्लेव, ऐसे काम करते थे। लेकिन ब्लूटूथ की स्पीड बहुत कम थी, एक फाइल जाने में मेट्रो से दिल्ली पहुंच जाओ ऐसा हो। लेकिन जो नेटवर्क वाला था ना, इसकी स्पीड अच्छी थी। ये डिपेंड करता था सिग्नल्स पे, जो आपके डिवाइस के अंदर वाईफाई कार्ड होता है उस पर डिपेंड करता था। जब आप फोन खरीदते होंगे ना, तो उसका वाईफाई लिखा होता होगा बॉक्स पे 2.4 गीगाहर्ट्ज, उसकी रेशियो होती है कितनी स्पीड के सिग्नल को कैच कर सकते हैं। अब जो फोन आ रहे हैं वो 5 गीगाहर्ट्ज के भी है, ठीक है, तो इन पे था। अब बेसिकली नेटवर्क में जल्दी जा रहा है, लेकिन एप्लीकेशन कौन सी है भाई? शेयर इट। शेयर इट को क्या आईफोन वालों ने बनाया था? सैमसंग वालों ने। ये कैसी एप्लीकेशन? थर्ड पार्टी। तो बेसिकली क्या हुआ, ऐसी आपका ओसाई इंट्रोड्यूस हुआ। कौन सा मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ? ओसाई। आप समझ में आएगा ओसाई। अगर ये वाली कहानी आपको थोड़ी बहुत लग रही है कि डाइजेस्ट हो जाएगी, तो अब बात कर लीजिए। एक ऑर्गेनाइजेशन थी आईएसओ। कभी आपने व्हीकल्स परचेस करे होंगे, तो उनको व्हीकल को परचेस करने के बाद आईटीओ में रजिस्ट्रेशन होता है। सेम क्या होता है नेटवर्क में, जब भी आप कोई फीचर इंट्रोड्यूस करते हो डिवाइसेस का, पीसी लैपटॉप राउटर फायरवॉल किसी भी चीज का, तो उनको रजिस्टर करना होता है, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। तो ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन थी आईएसओ, इसका नाम था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड। इसने क्या करा, डेवलप्ड ओसाई मॉडल। क्या डेवलप करा? ओसाई मॉडल। अब बुक्स में जो है इसके बारे में एक कहावत है कि 1979 में इंट्रोड्यूस हो गया था। अब ऐसा है 1979 में जो ना इंट्रोड्यूस करके रख दिया था, उसके बाद कंटिन्यूअसली इसमें कुछ चेंजेस आते रहे, कहां तक, 1984। तो कहीं जगह आपको 1989 मिलेगा, कई जगह 1984। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ईयर डिपेंड नहीं करता ना। ईयर क्यों डिपेंड नहीं करता? क्योंकि एडवांस होते चले आ रहा है, ठीक है। अब किसी ने बोला सर वाई वी यूज ओसाई मॉडल। सो बेसिकली क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ ओसाई मॉडल डिफरेंट वेंडर कम्युनिकेशन पॉसिबल। दो डिफरेंट वेंडर का कम्युनिकेशन क्या आपका पॉसिबल है। अब वो पॉसिबल कैसे हुआ, मैं बात करूं। सबसे पहले समझना पड़ेगा ओसाई है क्या। ओसाई कॉल्ड ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इंटरकनेक्शन। अब बेसिकली ओसाई मॉडल का एक और नाम है भाई, बुक पढ़ोगे आप लोग, इसको बोला जाता है लॉजिकल रेफरेंस मॉडल। आप लोगों ने रेफरेंस सुना है कभी? रेफरेंस का मतलब होता है कोई काम करने से पहले इसको देख लेना। सेम ऐसी होता है लॉजिकल, ये रेफरेंस है सिर्फ कि काम कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक डिवाइस परचेज करा, उसका आपको गाइड बुक मिलती है, कैसे इसको स्टार्ट करना है, कैसे इसका मैनुअल है,
कैसे इनेबल होगा, कैसे डिसेबल होगा। सेम इसका भी यही काम है कि कम्युनिकेशन करने के लिए कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। क्या बोला मैंने आपको? कम्युनिकेशन करने के लिए कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ऐड करनी, सिर्फ इतना ही काम है। लॉजिकल का मतलब ये है कि आप इसको पढ़ने के बाद अपने लैपटॉप को मत खोलना, ये दिखेगा नहीं आप, सिर्फ ये क्या है, रेफरेंस है कम्युनिकेशन करने के लिए। दूसरी बात, इसको एक्चुअली बोला जाता है 7 लेयर मॉडल। क्या बोला जाता है इनको? 7 लेयर मॉडल्स। 7 लेयर मॉडल का मतलब इसमें 7 लेयर्स है। अब ये 7 लेयर कौन कौन सी है? सो बेसिकली सबसे पहले लेयर होती है आपकी एप्लीकेशन, फिर आती है आपके पास प्रेजेंटेशन, फिर आती है आपके पास सेशन, फिर आती है आपके पास ट्रांसफर, फिर आपके पास आती है नेटवर्क, फिर आपके पास आती है डेटा, फिर आपके पास आती है फिजिकल। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट इंटरव्यू में कंफ्यूजन कर देते हैं। देखो मैं आपको पढ़ाऊंगा भी टॉपिक और साइड बाय साइड इंटरव्यू की टिप्स भी देता रहूंगा, जो मेरे अभी तक के एक्सपीरियंस है, मेरे स्टूडेंट के, मेरे खुद के, मैं आपको वो भी बता चलूंगा। अब बेसिकली क्या होता है, लिखना नहीं है भाई आपको, ये सब लिखने के जो होते हैं वो स्कूल में लिखते थे हम लोग, सिर्फ समझना ही है आपको। बेसिकली ओसाई मॉडल में सबसे पहली लेयर कौन सी है, सबसे लास्ट कौन सी कहां पर है, वो समझ। तो जो आपकी सबसे पहली लेयर का नाम है वो कौन सी है? एप्लीकेशन। इसको बोला जाता है लेयर 7। ये कौन सी पोजीशन पे है? लेयर 7। इसका नाम है भाई लेयर 6, लेयर 5, लेयर 4, लेयर 3, लेयर 2, लेयर नंबर 1। अब ऐसा नहीं है कि यहां से स्टार्ट होता है और ऐसा भी नहीं है यहां से स्टार्ट होता है लास्ट। ये डिपेंड करता है सारा का सारा प्रोसेस। इंटरव्यू में कभी गलती नहीं करनी। उन्होंने बोला ओसाई मॉडल की 7 लेयर बता दो, तो आप स्टार्ट कर देना एप्लीकेशन से बताना, और उन्होंने गलती से बोल दिया प्लीज एक्सप्लेन ओसाई मॉडल लेयर्स फ्रॉम रिसीवर साइड। कहां से बोला मैंने? फ्रॉम रिसीवर साइड। तो आपको आप सोच के बताना पड़ेगा जो मैं बताने वाला हूं, ठीक है? तो यहाँ पर 2 यूजर लगा लूं। एक कैरेक्टर का नाम क्या था? बॉब। दूसरे कैरेक्टर का नाम क्या था? सैम। और ये दोनों किस कनेक्शन से थे भाई आपके? वायर्ड। बस इतनी कहानी आता। दूसरी बात अलग है। अब समझो नेक्स्ट लॉजिक क्या है। बेसिकली बॉब एक कंप्यूटर यूज कर रहा है अभी करंटली ईयर्स में, सैम भी अभी बैठा हुआ है, यानी दोनों कम्युनिकेशन कर सकते हैं अगर दोनों अलग अलग वेंडर के होंगे तो, एक आईबीएम का एक एप्पल का, इस टाइम सिचुएशन में। चलो ठीक है, बॉब बोल रहा है ब्रदर मैंने एक व्हाट्सएप एप्लीकेशन यूज करी है। क्या यूज करी है? व्हाट्सएप एप्लीकेशन। व्हाट्सएप एप्लीकेशन पे करते क्या हो आप लोग? बेसिकली होता क्या है व्हाट्सएप पे? कम्युनिकेशन, फ्रेंड से, भाई फैमिली से कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन करने के वे क्या है? टेक्स्ट, वॉइस, वीडियो कॉल्स। चलो ठीक है, मान लिया। इफ आई एम यूजिंग कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर के नीचे क्या लिखा हुआ है भाई? APP का मतलब ये भी क्या है? एप्लीकेशन। ये भी तो डेटा जनरेट करेगी। इफ आई एम सेइंग 2 + 2 तो कितना हो जाएगा भाई? डेटा अंदर कुछ तो वैल्यू डाली, तो यानी ये भी क्या करता है? डेटा को जनरेट। इफ आई एम यूजिंग नोटपैड, ये भी क्या है आपके लिए? एप्लीकेशन। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो एवरीवन, सो मैंने कुछ इंफॉर्मेशन डाली तो मैंने क्या कर दिया? दोबारा से डेटा जनरेट। चलो, इफ आई एम यूजिंग क्रोम ब्राउजर, ये भी क्या आपके लिए? अगर मैंने भाई गूगल में जाके यहाँ पर, कहाँ गया मेरा माउस, ये रहा, यहाँ पर जाके मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल google.com, देन एंटर, ये भी क्या करा मैंने? दोबारा से डेटा को जनरेट। भाई आप जब बोलते हो तो डेटा ही जनरेट होता है ना। सो सेम ऐसे ही होता है कंप्यूटर्स में भी। सो बॉब क्या बोल रहा है? ब्रदर मुझे क्या करना है? डेटा जनरेट। और डेटा जनरेट करने के लिए कुछ लेयर्स यूज होंगे, लेकिन मैं आपको एक कहानी बता दूं। बॉब बैठा हुआ है सेंडर साइड पे। कहां पे बैठा हुआ है? फ्रॉम सेंडर साइड। और ये कहां पर बैठा हुआ है? फ्रॉम रिसीवर साइड। डन। तो बॉब ने क्या करना है? डेटा को जनरेट, और सैम क्या करेगा? उस डेटा को रिसीव। बस इतनी ही कहानी है, बाकी सब ऐसी है, छोड़ दो। अब बात सुनो। दूसरा कलर यूज करते हैं। कहां गया भाई ऑरेंज? ये वाला। बॉब ने बोला ब्रदर मुझे डेटा जनरेट करना है, तो डेटा के लिए मैं सिर्फ एप्लीकेशन यूज करूंगा। भाई फोन लिया किस लिए आप लोगों ने? डेटा जनरेट करने के लिए लिया, आपको पता हो तो। डेटा ही करते हो जनरेट, और कुछ नहीं करते। वीडियो करोगे, कॉल करोगे, पिक्चर खींचोगे, मैसेज करोगे,
गाने सुनोगे, सब डेटा है, एवरीथिंग इज डेटा। सो बॉब क्या करना चाहता है? डेटा। अब बॉब डेटा जनरेट करने के लिए उसने क्या यूज कर ली? व्हाट्सएप एप्लीकेशन। व्हाट्सएप एप्लीकेशन एक चैट कम्युनिकेशन मेथड था, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल। तो बॉब ने क्या बोला? ब्रदर मैंने इससे क्या बना लिया है? डेटा। अब भाई डेटा मैंने अभी आपको 3 बार बता दिया है। डेटा कैसा हो सकता है? वॉइस, वीडियो, टेक्स्ट, जेपीईजी, पीएनजी, गिफ, पीडीएफ, एक्सेल, टेक्स्ट, डॉक्स, ये होता है डेटा। तो डेटा की कहानी खत्म हो गई ना। अब व्हाट्सएप के अंदर उसने जाके मैसेज क्या लिख दिया भाई? हेलो। तो बेसिकली ये दोनों जो दोनों बने थे, ये किसके थ्रू बने थे? व्हाट्सएप के थ्रू। व्हाट्सएप क्या थी? तो हम सबसे पहले कौन सी लेयर पे गए? सेंटर के पास, एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर का काम ही क्या था? सिर्फ क्या जनरेट करना? डेटा प्रोड्यूस करना या जनरेट करना। खत्म कहानी। यहां तक क्लियर है? दूसरी लेयर पे, दूसरी लेयर का नाम क्या है? बस लॉजिक समझना, ये डिप डिराइव में अभी कराऊंगा सारे कुछ। प्रेजेंटेशन लेयर का काम ये है, बॉब भैया ने हेलो भेजा, सैम को ये मिल गया। अब ये सैम को गिफ्ट में मिलेगा, या टेक्स्ट में मिलेगा, या वॉइस में मिलेगा, या वीडियो चलेगी? कौन सा होगा? टेक्स्ट में मिलेगा। कैसे पॉसिबिलिटी होती है? हाउ इट पॉसिबल? सो ये बंदा बैठा है प्रेजेंटेशन वाला, ये क्या करता है? डेटा के अंदर देखता है कि भाई डेटा टाइप क्या है, और सामने वाले को वही डेटा टाइप देता है। कभी ऐसा हुआ है मैंने आपको हेलो भेजा हो और वो वीडियो में कन्वर्ट हो जाए? पॉसिबल है? आपने अपने फ्रेंड को बोला चल रहे भाई घूमने, नैनीताल की पिक्चर बन गई हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये बंदा बीच में बैठा रहता है हमेशा। क्या बोलता है? सिर्फ रिप्रेजेंट करना है मेरे को। कहां से? सेंडर से, रिसीवर से। अब एक बात समझना, इसको सोर्स भी बोल सकते हो और इसको क्या बोल सकते हो? डेस्टिनेशन। हाँ नहीं, टेक्स्ट में नहीं, वो अलग फीचर है यार, वो अलग फीचर है। वो आप कन्वर्सेशन कर रहे हो ना, आप कन्वर्ट कर रहे हो डेटा को। मैंने क्या बोला? डेटा भेज रहा हूँ। कन्वर्ट तो मैं आपको हेलो को पीडीएफ में कर दूंगा, पिक्चर बना दूंगा हेलो की, गिफ बना दूंगा। मैं सिंपली क्या बोला कि मैंने एक मैसेज भेजा हेलो। अब वो हेलो सामने वाले को कैसा मिलेगा? गिफ में, टेक्स्ट में, वॉइस में, या वीडियो में? तो सिर्फ कैसे मिलेगा? टेक्स्ट में, क्योंकि जनरेट भी किस में हुआ था? टेक्स्ट। अब एक नई लेयर आती है जिसका नाम क्या है? सेशन लेयर। नेट बैंकिंग यूज करिए? नेट बैंकिंग के लिए बंदा काम करता है। नेट बैंकिंग पे 1 मिनट का लॉगिन टाइम मिलता है, यूट्यूब पे नहीं मिलता। तो यही बंदा होता है, वो सारा काम कर रहा है। ये क्या देखता है? सेशन का टाइम। दूसरा ऑप्शन क्या होता है इसका? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं बॉब भैया बैठे हैं, बॉब ने कौन सा मैसेज भेजा था हमारे लिए? हेलो। ये मैसेज भेजा था ना, हेलो। अगर मैं बोलूं बॉब ने अपना मोबाइल डेटा ऑन कर रखा है, क्या ये मैसेज चला जाएगा सामने वाले को? यस। कितने टिक आते हैं व्हाट्सएप में सेंड होने पे? भाई देखो ध्यान से बताना, एक ही आएगा। डन। अब ध्यान से समझना क्यों आते हैं, व्हाट्सएप भी सीख जाओगे। एक टिक का मतलब डेटा क्या हो गया? सेंड हो गया। अगर सैम के पास मोबाइल डेटा ऑन होगा, जैसे ही रिसीव करेगा 2 टिक होंगे डिलीवर के, और जैसे ही मैसेज देखेगा तो ये दोनों टिक क्या हो जाएंगे? ब्लू कलर। कहानी खत्म। अब आगे दूसरी बात। अभी बॉब के पास कितने टिक आ रहे हैं? मेरे ख्याल से एक ही टिक आ रहा है। बेसिकली बॉब क्या बोल रहा है कि मैंने डेटा सेंड कर दिया, लेकिन सैम क्या बोल रहा है? मेरा मोबाइल डेटा क्या हो रखा है भाई? तो ये सारा का सारा काम क्या होगा? ये सेशन लेयर बीच में बैठ के क्या करेगा? कनेक्टिविटी को भी चेक करता है कि किस साइड ऑन है और किस साइड ऑफ है। जैसी मोबाइल डेटा सैम का ऑन आएगा, सबसे पहले क्या होगा? 2 टिक आएंगे, यानी ये क्या कहेगा? डिलीवर हो गया डेटा। और जैसे ही डिलीवर हो जाएगा, जैसे वो सीन करेगा तो ये कैसे कलर में आ जाएंगे? ब्लू टिक। करके भी दिखा सकता हूँ मैं आप लोगों को, अगर आप बोलोगे। हाँ देखो, आप लोगों ने करा होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और बता रहा हूँ। अब कौन सी लेयर आ गई? सेशन लेयर का क्लियर है ना? सेशन कहानी बताए, सेशन लेयर का काम क्या था? एक तो कनेक्टिविटी के लिए ऑन ऑफ देखना कि भाई लिंक अप है या डाउन है, इंटरनेट चल रहा है नहीं चल रहा। दूसरा क्या है कि कितनी ड्यूरेशन का सेशन देना है, 1 मिनट, अनलिमिटेड, एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स होता है। हाँ, जैसे आप किसी ने पूछा आपसे कि सेशन लेयर का काम क्या है, तो आप एक ही लाइन नहीं बोलोगे ना, आपको पूरा बताना पड़ेगा।
इट विल बी मेंटेन सेशंस। ये क्या कर सकता है, सेशन को इनिशिएट, मेंटेन, डिलीट। इट विल आल्सो टेक सेशन ड्यूरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई कितनी देर की ड्यूरेशन रखनी है। तो जितने भी नेट बैंकिंग के सर्वर्स होते हैं उन पे कौन सी लेयर पे काम करवाते हैं सबसे पहले, सेशन। ऐसा तो नहीं है भाई नेट बैंकिंग लॉग इन कर दी पूरे दिन पूरे रात चलती रहेगी, सिक्योर कैसे होगी। दैट इज द रीजन वी फिक्स टाइम ड्यूरेशन। एक और चीज बताऊं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम यूजिंग अ google.com, तो गूगल का सर्वर क्या होता है, हर कुछ टाइम बाद चेंज होता है, कुछ टाइम के बाद चेंज होता है। नहीं पता तो मैं दिखाऊंगा करके, और वो चेंज क्यों होता है वो भी क्लियर हो जाएगा, आज ही क्लियर करो, देखते रहना। सेशन लेयर के बाद कौन सा बंदा आ गया अब नेक्स्ट, अभी हम सेंटर पे बैठे हैं, याद रखना ये बात। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या समझते हो आप रियल टाइम में, हाँ क्या, ओटीपी, हाँ भाई वो भी सेशन पे, वो टाइम ड्यूरेशन फिक्स है ना। दैट इज द रीजन भाई, सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड होगी, तो सेशन पे काम होता है। अब आ गए हम ट्रांसपोर्ट पे। ट्रांसपोर्ट से आप क्या समझते हो रियल लाइफ में, ऐसे छोड़ दो, एक जगह से दूसरी जगह जाना। यहाँ पर दो भाई बैठे हैं, एक का नाम है रिलायबल, एक का नाम है अनरिलायबल। गूगल पे यूज करा है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, कोई भी यूपीआई ट्रांजेक्शन। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल बॉब ने बोला भैया मैंने आपको 1000 रुपीज की ट्रांजेक्शन कर दी है, सैम को रिसीव होगा, लेकिन सैम की तरफ से कोई मैसेज नहीं जाए, या बॉब को बैंक की तरफ से कोई मैसेज नहीं आए, या ये क्या आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल मान पाओगे आप, कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि डेबिट भी नहीं हुआ, क्रेडिट भी नहीं हुआ, ना सैम ने कुछ बताया ना बैंक ने कुछ बताया। तो बेसिकली क्या होता है, जो ट्रांसपोर्ट वाले बंदे का काम है सिर्फ एक डेटा को एक जगह से सोर्स से उठाना और कहाँ पे दे देना, डेस्टिनेशन। लेकिन इन दोनों प्रोसेस के बीच में ये दो भाई बैठ जाते हैं, एक रिलायबल और एक कौन है, अनरिलायबल। रिलायबल वाले का कहना है कि जैसे ही मैं डेटा एक जगह से दूसरी जगह दूंगा, सामने वाले को मिलते हुए मुझे क्या भेजेगा, सक्सेसफुली रिसीव, क्या बोलेगा, सक्सेसफुली रिसीव। अनरिलायबल वाले का क्या कहना है कि भैया मैंने डेटा दे दिया है, गारंटी नहीं है मैं क्या भेजूंगा उसको, मैसेज, रिप्लाई का, कि मिला या नहीं मिला। एक कॉन्सेप्ट समझा, फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग देख आईपीएल की, कभी किसी ने आपसे पूछा भाई चार मारा है देखा है आपने, चौका मारा आपने देखा नहीं, पूछता है कभी कोई, उनका काम है सिर्फ आपको क्या दिखा देना, स्ट्रीमिंग। वो आपसे कभी डेटा लेते ही नहीं, उनका काम क्या है, सिर्फ डेटा को देना। जब भाई वो डेटा देंगे तो स्पीड तेज होगी, और अगर आप मीटिंग में बैठ गए ऑफिस के जूम में, वहां पे माइक ऑन कर लिया, वहां पे बात भी हो रही है, आपको रिप्लाई भी कर रहे हो, सब कुछ हो रहा है, तो प्रोसेस कैसा होता है, थोड़ा सा स्लो। तो ये बात याद रखना, जो रिलायबल वाला होता है वो गारंटी लेता है डेटा देने की और लेने की, दोनों चीज की। जो अनरिलायबल वाला होता है उसका काम ही क्या है, डेटा दे दिया, अब मुझे नहीं पता क्या कर रहे हो आप उससे, रखोगे फेंक दोगे, कुछ नहीं जिम्मेदारी। तो ये अनरिलायबल। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे जितने भी काम होते हैं वो कैसे होते हैं, रिलायबल और अनरिलायबल। नेट बैंकिंग का एग्जाम्पल दिया था अभी, तो नेट बैंकिंग जो है आपकी, भाई अभी पहले पढ़ लो फिर बताना, बीच में बताओगे तो मैं भूल जाऊंगा, अभी पहले पढ़ तो लो। नेट बैंकिंग जो होती है वो आपको क्या लगता है, रिलायबल पे या अनरिलायबल, आपके हिसाब से, कि जब आप ट्रांजेक्शन करते हो या सैलरी क्रेडिट या डेबिट होती है तो क्या लगता है, रिलायबल होता है ना। अगर मैं यूट्यूब को रिलायबल कर दूं, 1000 बंदे लाइव हो जाए और सबसे जा जाके पर्सनली पूछो दिख रही है स्क्रीन, दिख रही है स्क्रीन, वॉइस आ रही है 2 घंटे तो यही चेक करेंगे, और गलती से आईपीएल हो गए, मिलियन यूजर खड़े हुए हैं वहां पे, कोई भाई छत पे बैठा है, कोई घर में लेटा हुआ, अब उससे पूछा हाँ दिख रहा है वो वॉइस सारी है, अच्छा ये सही सेंटर में खड़ा हुआ है बंदा, तो ये सारे काम नहीं होते, वो कौन करता है, अनरिलायबल। याद रहेगा, तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर खत्म। अभी डीप करेंगे इसके बारे में, बस कॉन्सेप्ट है। अब दूसरा बंदा कौन है, नेटवर्क। नेटवर्क वाले का काम है भाई, मोबाइल फोन से कॉल करते हैं हम लोग, सबके यूनिक नंबर होते हैं, सेम होते हैं, सबके यूनिक होते हैं। अब बेसिकली यूनिक नंबर होने का मतलब कम्युनिकेशन हो पाएगा एक जगह से दूसरी जगह। तो नेटवर्क में एक पर्सन होता है जिसका नाम होता है ईआईडी, क्या नाम है, ईआईडी, इलेक्ट्रॉनिक आईडी, या इसको आप बोल दो आईपी, क्या बोल दो, आईपी। ये आईपी क्या करती है कि किस बंदे से डेटा जा रहा है और किसको मिलना है, यही इसका काम है। ठीक है, अब दूसरी बात, नेटवर्क लेयर के बाद अब कौन सी लेयर आती है आपकी, डेटा नहीं। मोबाइल फोन तो सबके पास होगा यार आई थिंक,
IMEI नंबर के बारे में कुछ बता सकते हो, क्या होता है, किस लिए यूज होता है, क्या सबका सेम होता है, डिफरेंट होता है? हाँ, तो ऐसी आपके जो डिवाइसेस, पीसी, लैपटॉप, प्रिंटर, आईपी फोन, कैमरा, फायरवॉल्स, राउटर, स्विचेस, एक्सेस पॉइंट, सभी का अपना क्या होता है, HW एड्रेस। क्या होता है? हार्डवेयर एड्रेस। हार्डवेयर एड्रेस का मतलब मैक एड्रेस। तो ये डेटा लिंक का काम क्या है, कहां से डेटा जा रहा है उसका मैक, और किसके पास जाना है उसका मैक लगाने का। ठीक है, बस इतनी बात। अब नेक्स्ट लेयर कौन सी है आपकी? फिजिकल। हाँ, डेटाबेस। डेटाबेस बिल्कुल भाई, सब चीज को सब, जब भी तो ट्रैक हो पाता है। ट्रैक कैसे हो, बिना सिम के सिर्फ पावर ऑन होती है, ट्रैक कैसे हो जाता है? आपके सिम जो होती है उसमें IMEI नंबर के साथ मैपिंग होती है, जब आप उसको लगाते हो ना तो एक सिग्नल भेजता है टावर पे, इस IMEI से ये नंबर रजिस्टर कर लो। डिवाइस, डिवाइस के अंदर मैक होता है, ये मैक मेरे फिजिकल हार्डवेयर, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जिसको मदरबोर्ड बोलते हो, उसके साथ चलता है। वो बताता है ये बंदा है, ये पीस, वो मैक होता है। फिजिकल लेयर पे आ गए। कंप्यूटर क्या हिंदी समझता है? इंग्लिश, जापानीज, अरेबिक, उर्दू, हेब्रू, इमोजीज, इसको कोई मतलब नहीं है। ये बोलता है बंदा, ब्रदर आई ऑलरेडी नो 0 1। तो फिजिकल लेयर का काम क्या है, जितना भी डेटा आपने बनाया था सबको किस में कन्वर्ट कर देना, 0 1 0 1, और फिर वायर पे डाल के सामने वाले को दे दो। तो सेंडर के साइड से सबसे पहली लेयर कौन सी थी? एप्लीकेशन, फिर प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा, फिजिकल। तो सैम को जैसे ही डेटा, हाँ जी, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का कॉन्सेप्ट ये है, फॉर एग्जाम्पल मुझे कॉल करनी है, जैसे कॉल करनी है मुझे आपको, तो मुझे आपका नंबर पता होना चाहिए ना बेसिकली। ऐसी नेटवर्क में अगर मुझे अपने लैपटॉप से आपके लैपटॉप में डेटा देना है तो कैसे दूंगा? तो एक पर्सन होता है जिसका नाम होता है EID, इलेक्ट्रॉनिक ID। इसी को क्या बोलते हैं एक्चुअली नेटवर्क में? IP एड्रेस। तो IP एड्रेस क्या होते हैं, जब डेटा जाता है यानी सोर्स, और जिसके पास जाना है डेस्टिनेशन, दोनों का लगता है। एक ही बंदा लगाएगा बॉब, वो क्या करेगा, दोनों के एड्रेस, किस किस के, सोर्स के और डेस्टिनेशन, दोनों लगा के किसको दे देगा? सैम को। जैसे ही सैम को मिलेगा वो देखेगा भाई इसका डेस्टिनेशन कौन है, मैं हूं, एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है। अब जैसे ही सैम ने डेटा रिसीव करा, सबसे पहली लेयर कौन सी होगी? आप फोन कॉल रिसीव करते हो तो सबसे पहले कॉल कहां पर आती है? टावर पे। तभी तो आप ट्रैक हो पाते हो घर पे, जब भी तो आते हो पुलिस वाले। ट्रैक कैसे करते हैं? टावर देखते हैं, नियरेस्ट टावर कौन सा था सिग्नल देने के लिए, तो टावर की एक आईडी होती है। ऐसी आपका डेटा डिवाइस पे जैसे आएगा वो किस पे रिसीव होगा सबसे पहले? फिजिकल लेयर में। अब वो वायर्ड कनेक्शन हो या वायरलेस, तो सबसे पहले डेटा किस में आया? फिजिकल। अब फिजिकल लेयर पे डेटा आने का मतलब 0 1 में भाई। जैसे 0 1 में आता है डिवाइस इसको कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करने के बाद सेकंड लेयर कौन सी ले आता है? डेटा लिंक। डेटा लिंक पे उसे क्या पता चलते हैं? हार्डवेयर एड्रेस। हार्डवेयर एड्रेस बॉब का होगा और किसका होगा? सैम का। उसने बोला तो मेरे लिए आया भाई। ठीक है। अब नेक्स्ट लेयर किस पे गया वो? नेटवर्क। दोनों का मिलेगा तभी तो एक्सेप्ट। देखो अगर सैम का नहीं हुआ तो उसे कैसे पता चला मेरे लिए आया बंदा? उसमें नहीं होता, उसमें आपके पास सर्वर का होता है, स्ट्रीमिंग सर्वर। आपके पास उस बंदे का नहीं है जो स्ट्रीमिंग कर रहा है। आप बात समझो कि जैसे आप IPL देखते हो, वो ग्राउंड पे जो कैमरे लगा है उसका कुछ नहीं होता आपके पास, वो किसका होता है? सिर्फ सर्वर का। जिस सर्वर के थ्रू वो बंदा कनेक्ट है उस सर्वर का मैं। लेकिन वो तो सर्वर तो ब्रॉडकास्ट कर रहा है, वो तो नहीं, ब्रॉडकास्ट नहीं होता वहां पर। बीच में ये बंदा बैठा रहता है, ये वाला, ये बंदा काम करता है, ये प्रॉक्सी होती है। ये जब तक काम नहीं करेगी आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योर नहीं हो पाएगी। भाई नेट बैंकिंग सभी करते हो, कभी किसी की ID गई है इधर उधर? नहीं आती। तो आपके घर पे जो मॉडेम लगा होता है वो भी मारता है प्रॉक्सी। कौन सी लेयर पे लगाता है वो बताऊंगा धीरे धीरे। तो नेटवर्क लेयर पे जैसे ही गया, अब नेटवर्क लेयर पे जाने का मतलब इसे क्या पता चलेगी? IP। IP किस किस की पता चलेगी दोबारा? बॉब की और सैम की, सोर्स की और डेस्टिनेशन। अब जैसे ही नेटवर्क लेयर पे काम हो गया, अब ये कौन सी लेयर पे आएगा?
ट्रांसपोर्ट लेयर पे बस इसका काम क्या है, ये देखना कि भाई डेटा आ गया और डेटा का रिप्लाई भेजना है कि मुझे रिसीव हुआ या नहीं, बस खत्म हो। फिर कौन सी लेयर पे गया, सेशन लेयर। भाई डेटा का रिप्लाई करने के लिए नेट ऑन होना चाहिए। फिर किस पे गया, प्रेजेंटेशन पे। प्रेजेंटेशन पे क्या देखा कि डेटा कौन सा है, और फिर उसको रिप्रेजेंट कहां पर करा दिया। ये सब एक साथ होता है, पढ़ाने का मैकेनिज्म है, धीरे धीरे ये सारा प्रोसेस विद इन ए सेकंड हो जाता है। आप हेलो लिखते हो, वहां सारी लेयर थोड़ी ना दिखेंगे आपको, और तुरंत प्रोसेस हो जाता है। तो ये पढ़ाते टाइम स्लो कर देते हैं। तो अब ये प्रेजेंटेशन पे लेयर पे डेटा पता चला कि कौन सा है, और फिर उसी के बाद ये डेटा किस पे रिप्रेजेंट हुआ, तो आपको नोटिफिकेशन आ गया भाई कल छुट्टी है, मिल गया डेटा, खत्म बात। तो बेसिकली सेंडर साइड से कौन सी लेयर होती है पहली, एप्लीकेशन। रिसीवर साइड से, एज ए नेटवर्क इंजीनियर हम सेंडर तो बन नहीं सकते भाई, सेंडर तो एम्प्लॉय होते हैं, हमारा काम क्या है, डिप्लॉयमेंट। हाँ ये रिवर्स चलता है, मैंने बोला था ना इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछेंगे एक्सप्लेन ओएसआई मॉडल, तो कहां से स्टार्ट करना, एप्लीकेशन से। अगर उसने बोल दिया एक्सप्लेन ओएसआई मॉडल फ्रॉम सेंडर साइड और रिसीवर साइड, तो आपको बताना पड़ेगा। नहीं तो बहुत बच्चे बताते हैं एप्लीकेशन एप्लीकेशन दोनों साइड। तो अब मैंने क्लियर कर दिया कौन सी लेयर पहले आएगी और कैसे आएगी। तो भाई हम कोई एक साइड में बैठ जाते हैं। तो मैंने अपना डेटा जहां से जनरेट करा था वो कौन सी लेयर थी, लेयर 7। और लेयर 7 का नाम है आपका एप्लीकेशन। अब देखो भाई मैं आपको पहले ही एक बात क्लियर कर दूं, क्योंकि बच्चे फिर घर से आते हैं पूछने के लिए कि अगर आपको ओसाई और भी डेप्थ पढ़ना है मेरे से भी ज्यादा, तो 1990 पेज की एक बुक आती है जिसपे आप पीएचडी कर सकते हो आराम से 4 महीने बैठ के। हाँ आराम से पीएचडी कर सकते हैं इस पे। लेकिन हमारा काम क्या है, सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट समझना, मैकेनिज्म कि डेटा बनता कैसे और जाता कैसे। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर पे काम क्या करा था हमने लास्ट टाइम, एप्लीकेशन पे काम क्या हुआ था लास्ट टाइम, डेटा जनरेट करा था, है ना। ठीक है, इसके लिए एक लाइन लिख देता हूं, इट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट डेटा। क्लियर, क्या करती है सिर्फ डेटा को जनरेट। अभी कैसे होता है वो बता दो। इट विल बी यूज एप्लीकेशंस, अभी तो बताया था ना एप्लीकेशन कौन कौन सी है, एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज। क्या यूज करता है बंदा, एप्लीकेशन और सर्विसेज डेटा जनरेट कर। व्हाट्सएप का डेटा सिक्योर होता है नहीं होता, एंड टू एंड आता है। गूगल पे डेटा सिक्योर होता है, अब वो कैसे होता है वो आप समझोगे। अब बेसिकली एप्लीकेशन तो मैंने अभी बताया था, जो भी एप्लीकेशन होगी सिर्फ डेटा जनरेट करेगी। अब ये सर्विसेज क्या होती है, सर्विसेज क्या होती है उस पर बताओ। देखो बेसिकली मैं कॉमन सर्विसेज पे बात करूँ जो आप डेली रूटीन में यूज करते हैं, आप लोगों ने बैकेट में कभी देखा नहीं होगा बस। जिससे सबसे पहली सर्विस होती है आपकी HTTP। कौन सी सर्विस है आपके लिए, HTTP। अभी क्या है पता चलेगा। दूसरी कौन सी है आपकी HTTP। तीसरी है भाई आपकी FTP। मूवी डाउनलोड करते हो, मूवी सॉन्ग, अरे करते होगे बता तो सकते हो, वीडियोस ऑडियो PDF फाइल, बस। फोर्थ नंबर DNS, ये सबने करा होगा कॉलेज में, नाम से किसी का फोन नंबर ढूंढना, फेसबुक आईडी ढूंढना, वो यही बंदा बैठा है DNS में। आज आपको क्लियर हो जाए, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और OSI सीखने के लिए एक स्मॉल सेटअप बना देता हूँ। स्मॉल सेटअप क्या है, एक यूजर रहेगा, ये किससे कनेक्ट रहेगा आपके मॉडेम या एक्सेस पॉइंट से, और मॉडेम किससे कनेक्ट होगा आपका ISP। ISP की फुल फॉर्म है भाई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मॉडेम क्या करता है, सिर्फ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है इंटरनेट की। ठीक है, इंटरनेट एक्चुअली इस पे भी नहीं होता ISP, ये तो क्या करता है, सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करता है किसकी, इंटरनेट की। चलो अब मैं बोल रहा हूँ पहला, बेसिकली अगर इस यूजर को डेटा जनरेट करना है तो बहुत सारी एप्लीकेशन है, कोई भी यूज कर लो। मैं अब आपको इस सर्विस के साथ बात करते हुए चलूंगा। सबसे पहले पढ़ाऊंगा HTTP क्या होता है। इस यूजर ने क्या बोला, भाई मैं गूगल क्रोम यूज कर रहा हूँ, तो गूगल क्रोम क्या गूगल पे ले आ सकता है, यूट्यूब फेसबुक कर सकता है। अगर मैं ओपेरा ब्राउजर यूज करूं तो ये भी कर सकता है वो काम, फायरफॉक्स, सफारी, UC ब्राउजर, अब बहुत सारे ब्राउजर है।
सब क्या कर सकते हैं, वेब सर्विसेज को एक्सेस करा सकते हैं, इंटरनेट पे रीच कर सकते हैं। तो मैं कोई भी एक एप्लीकेशन उठा लूं, मैंने क्या बोला, मैंने कौन सी एप्लीकेशन उठा ली, गूगल क्रोम। गूगल क्रोम ओपन करते मैंने क्या खोला, सबसे पहले टैब। टैब नंबर होता है भाई, मैंने क्या बोला, टैब नंबर, ये हो गया भाई, टैब नंबर 1। टैब नंबर 1 में जाते मैंने लिख दिया CCNA। क्या लिखा पहले, सर्च का ऑप्शन आता है, CCNA लिख के क्या कर दिया, एंटर। एंटर करने का मतलब मैंने डेटा जनरेट करा या नहीं करा, हाँ, CCNA लिख के एंटर कर दिया, तो यानी मैंने क्या करा होगा, डेटा जनरेट। भाई कुछ तो करा होगा, तो उसमें से एक पर्सन कौन है, डेटा। मैं ढूंढना चाहता हूँ या उसको सेव करना है तो, लेकिन नाम लिखने का मतलब मैंने डेटा दिया उसको, और एंटर करने का मतलब जनरेट हो गया। जैसी डेटा जनरेट हुआ, इस यूजर ने वो डेटा कहाँ पे भेजा होगा, मॉडेम में। मॉडेम ने उस डेटा को कहाँ पे भेजा होगा, अब वो ISP ने ढूंढ के लाया, CCNA कौन है, वो किसको दिया उसने लाके, मॉडेम ने किसको दिया, यूजर। ये वाला प्रोसेस मैं दोबारा सिखाऊंगा, अभी सिर्फ आपको क्या सीखना है, इस यूजर का काम, ठीक है। चलो, तो डेटा किसके पास आ गया, दोबारा से रिवर्ट बैक। अब यूजर के पास जैसे ही आया, इसके पास वेबसाइट खुल गई, http://ccna.com, ऐसा होता है, वेबसाइट खुल जाती है ना पूरी। तो अब बैकएंड में कौन सी सर्विस लगी हुई है, देखना जरा, क्या लिखा हुआ है, HTTP। ये है क्या, इसके बारे में समझेंगे। इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये किस लिए यूज होता है, इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड वेब सर्विसेज। क्या प्रोवाइड करने के लिए होता है भाई, ये आपका किसी ने वेबसाइट बना दी उसके लिए यूज होता है, ठीक है। कुछ डेटा ऑनलाइन रख दिया किसी सर्वर पे और उसको वेबसाइट से मैप कर दिया, तो इसलिए यूज होता है। इट इज यूज टू प्रोवाइड वेब सर्विस, ऑनलाइन और ऑफलाइन बोथ। क्लियर, एक और बात, दिस सर्विस यूज अ पोर्ट नंबर। स्कूल कॉलेजेस में रोल नंबर होता था, सबका सेम होता है, यूनिक होता है, यूनिक होता है। नेटवर्क में भाई पोर्ट नंबर होता है, क्या होता है, पोर्ट नंबर, हर सर्विस हर प्रोटोकॉल का। तो पोर्ट नंबर इसका क्या है पहले से ही, 80। अभी पोर्ट नंबर की पूरी कहानी बताऊंगा, लेकिन अभी इसको ऐसे के याद करना है रोल नंबर की तरह। एक और बात, हाँ, ये प्री डिफाइंड पोर्ट नंबर है 80। इट इज, एक और बात लिख लो, दिस सर्विस सेंड रिसीव डेटा। अब वो डेटा कुछ भी हो सकता है, इनटू प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट का मतलब क्या समझते हो आप लोग, हाँ, कोई इंक्रिप्शन नहीं हो, जैसा भेजा है वैसे हो। जैसे आपने हेलो मुझे भेजा, बीच में बैठे हुए थे, इन्होंने देख लिया, तो कैसा होता है, प्लेन टेक्स्ट। कभी नेट बैंकिंग लॉग इन करिए, ब्लैक कलर का डॉट बन जाता है पासवर्ड डालते टाइम, तो वो क्या होता है, सिक्योर होता है, उसको सिक्योर करता है ना वो। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये कैसा रहेगा हमेशा, प्लेन टेक्स्ट, जैसा भेजा वैसे ही वायर से जा रहा है। अगर किसी ने कैप्चर कर लिया तो उसे पूरा मिल जाएगा डेटा। एक और बात, दिस सर्विस नेवर डू इनक्रिप्शन टास्क। क्या नहीं करती कभी ये, इनक्रिप्शन नहीं करती। इनक्रिप्शन का मतलब, एग्जांपल के लिए मैंने हेलो भेजा, तो सामने वाले को हेलो मिल रहा है सीधा, आपको भी दिख रहा है, तो ये कैसा होगा, प्लेन टेक्स्ट। अगर मैंने हेलो भेजा, अब उसको मिल रहा है @ हैश द 123, तो ये कैसा हो गया, एनक्रिप्टेड हो गया। अब वो मैकेनिज्म क्या है, कैसे लगता है, वो बात की बात है। लेकिन HTTP का भी मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है ये वाला, नहीं। एक और बात, इन दिस सर्विस, इस सर्विस के बीच में, इन बिटवीन, क्या लिखा, इन दिस सर्विस इन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। अब किसी ने बोला सर ये क्लाइंट और सर्वर कहां से आ गया, क्लाइंट कौन है भाई, यूजर। सर्वर कौन है, CCNA का वेब सर्वर, ठीक है। इन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, कनेक्शन नॉट सिक्योर। कनेक्शन क्या नहीं होता, सिक्योर नहीं होता। क्यों नहीं होता, वो बात कर लेंगे अभी, धीरे धीरे समझ, याद रहेगा इतना। एक और बात, इफ क्लाइंट
send, receive data at this moment if someone, भाई कोई भी हो सकता है, if someone capture, कैप्चर का मतलब क्या होता है? पकड़ लिया भाई, सीधी बात है। कैप्चर डेटा, डेटा को किसी ने क्या कर लिया? कैप्चर कर लिया किसी टूल की हेल्प से। देन स्निफ ऑल इंफॉर्मेशन, स्निफ का मतलब क्या होता है? चुरा लेना भाई, सीधी बात है, छीन लेना, चुरा लेगा इन्फॉर्मेशन। कैसे होगा आप बात समझो। हाँ भाई चुराया ही है, क्लोनिंग भाई वो चोरी ही है भाई, छीन के लाओ या कॉपी पेस्ट कर लो, वो चुराना ही कहलाता है। आप बिना किसी परमिशन के किसी के डेटा को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, सीधा सिंपल लॉजिक है। आप ऐसा थोड़ी ना एयरटेल की कॉल को इंटरसेप्ट कर लोगे, कर लिया तो घर से ले आएंगे, वो अलग सिनारियो भाई, बाइक अलग है, ये नेटवर्क का डेटा है। नेटवर्क में किसी ने अपनी लॉगिन आईडी भेजी और आप बैठ के काम कर रहे थे, आपने पैकेट खोल लिया, तो वो क्या हो गई? स्निफ कर लिया, सीधा सिंपल। आपने क्लिक करा ना, तो आपने टूल पे देखा, टूल का मतलब क्या था कि जो बैकएंड का प्रोसेस था वो फ्रंट एंड पे आ गया। तो अब बेसिकली जैसे मैं इस वेबसाइट पे गया, मुझे कौन सा ऑप्शन मिल रहा है इस वेबसाइट पे? लॉगिन का। मैंने बोला आप लॉगिन कर लो यूजर नेम से और किससे? पासवर्ड से। अब बॉब तो बहुत बेचैन था, बॉब आया भागते हुए, उसने बोला अच्छा मैं ही एडमिन हूँ, पासवर्ड है 123। इधर एक बंदा बैठा हुआ था मॉडेम से अनऑथराइज, वो कौन था? अटैकर। इसने अपना डेटा बनाया और किधर भेजने के लिए कोशिश करी? आईएसपी पे। इस अटैकर ने एक टूल यूज करा और आपका सारा डेटा इधर मूव करवाया, और उस टूल्स की हेल्प से आपका डेटा ओपन करा। अब जैसे ही उसने ओपन करा डेटा, उसको एक बॉक्स में मिला, उस बॉक्स के अंदर साइट का नाम क्या लिखा हुआ है? http://ccna.com। उस पे यूजर नेम क्या आ रहा है? एडमिन। पासवर्ड क्या आ रहा है उस पे? 123। तो एक बताओ, यूजर नेम और पासवर्ड विजिबल क्यों था? क्योंकि सारा का सारा डेटा किस में आता है? प्लेन टेक्स्ट। क्लियर है? अब किसी ने बोला सर ये ट्रस्ट नहीं हो रहा, ये गलत इन्फॉर्मेशन है, आज तक तो हमने देखा नहीं ऐसी कहानी कभी, तो करके दिखा देते हैं भाई। देखो, फायरफॉक्स ब्राउजर कभी यूज करा आप लोगों ने? फायरफॉक्स, अब देखो मैं कैसे यूज करता हूँ। आप लोगों ने यूज करा होगा, मैं इसको एडवांस करता हूँ। पहले मुझे गूगल ही खोलना पड़ेगा। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ HTTP वेबसाइट, जो HTTP पे चलती है सिर्फ, ठीक है, सिर्फ दिखाने के लिए। जैसे ये वेबसाइट दिख रही है आपको, इसको कॉपी कर लिया। क्या कर लिया? कॉपी। अब देखो, नोटपैड ओपन करा और पेस्ट कर दिया। कौन सी वेबसाइट है भाई? आप बोलोगे सर मुझे कैसे पता साइट कौन सी? सिर्फ कॉपी करा और पेस्ट कर दिया। कोई भी वेबसाइट खोल लेना, ऑटोमेटिक उसकी सर्विस आगे लग के आ जाएगी, ऑटोमेटिक। अब बेसिकली HTTP का मतलब क्या है वो समझा। देखो, ये लॉग बना हुआ दिख रहा है आपको, इस पर रेड कलर का लाइन दिख रही है, क्लिक करा, इस पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? कनेक्शन इज, अब दिख रही है, कनेक्शन इज नॉट सिक्योर। अब देखिए भाई, कनेक्शन इज नॉट सिक्योर। अब कनेक्शन क्यों नहीं सिक्योर है वो पढ़ना है। योर कनेक्शन टू दिस साइट इज नॉट प्राइवेट, प्राइवेट नहीं है भाई। इंफॉर्मेशन यू सबमिट कुड बी व्यू बाय अदर, जो भी भेजोगे वो दिख सकती है, लाइक पासवर्ड, मैसेज, क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा। ये कैसे पॉसिबल हुआ? मोर इन्फॉर्मेशन में चलो, मोर इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर देखो, कोई सर्टिफिकेट आ रहा है? कोई सर्टिफिकेट दिख रहा है? नहीं। तो सर्टिफिकेट एक ऐसा बंदा होता है जो सिक्योर करता है कनेक्शन को। और यहाँ पर एक लाइन लिखी है, कनेक्शन इज नॉट encrypted, the website does not support encryption for the page you are viewing। जो आप देख रहे हो वो encryption के थ्रू नहीं है। information sent over the internet without encryption can be seen by other people while it is in transit। transit का मतलब होता है send या receive, कदम का। इतना क्लियर है? तो HTTP को क्या बोलोगे? अगर मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक भेजूं और उस पर आपको अपने क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन डालनी हो, कर दोगे? HTTP वेबसाइट से कभी मूवी डाउनलोड कर लोगे? सॉन्ग, PDF, एक्सेल फाइल? बग आते हैं भाई, क्योंकि सिक्योर नहीं है ना। सो दैट इज द रीजन। इन रियल टाइम कभी भी HTTP की साइट पे कभी ऐसे काम
मत करना, ये अवेयरनेस है आपके लिए। नेक्स्ट सर्विस कौन सी थी हमारी, इसका पोर्ट नंबर पता है ना 80, और टैब नंबर कितना यूज करा था 1। अब दूसरी टैब नंबर जिस टैब में खोला था शीशे ने को, गूगल क्रोम की टैब कौन सी खोली थी 1। अब दूसरी टैब पे आ जाए तो वही डिजाइन रख लें जिस डिजाइन पे हमें सीखना था। कौन सा डिजाइन था, एक यूजर किससे कनेक्ट था आपके, और मॉडेम किससे कनेक्टेड था। ये बेसिक डायग्राम है सिर्फ डेटा सीखने के लिए, फ्लो सीखने के लिए, OSI का। अब ये यूजर क्या बोल रहा है, ब्रदर अगेन मुझे डेटा जनरेट करना है। आपने बोला सर गूगल क्रोम यूज करता हूँ मैं तो, वही फास्ट चल रहा है। आपने बोला सर टैब 1 में तो शीशे ने चला है, मैंने टैब 2 खोल ली। टैब 2 में आपने क्या एंटर करा, भाई अपना नाम लिख के भी एंटर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी कर सकते हो। जैसे ही एंटर करोगे आप, तो आपकी इस गूगल क्रोम एप्लीकेशन ने CCNP के लिए क्या जनरेट करा होगा, डेटा। ये डेटा किस पे गया, मॉडेम। मॉडेम पे से ISP ने रिटर्न बैक भेजा मॉडेम से यूजर। यूजर ने बोला मैंने किस एप्लीकेशन से लिया था, गूगल क्रोम से। और गूगल क्रोम पे एक वेबसाइट, क्या नाम है वेबसाइट का, पढ़ना है HTTPS कॉलन, ये दो बिंदु को क्या बोलते हैं, कॉलन / CCNP डॉट। अब ये HTTPS का मतलब क्या है, उसके बारे में क्लियर कर लेते हैं। HTTP क्लियर था ना आप लोगों को, HTTP ये सेम फुल फॉर्म है भाई, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये भी किस लिए यूज होता है, इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड वेब सर्विसेज। ये भी क्या करता है, प्रोवाइड वेब सर्विस। उसमें वेबसाइट होस्ट हो, कोई सर्वर होस्ट हो, कोई मीटिंग चल रही हो, सब हो सकता है। अब बेसिकली एक बात याद रखना, दिस सर्विस यूज अ पोर्ट नंबर। कितने नंबर का पोर्ट नंबर है इसका, पहले से डिफाइन कितना है, 443। ओके, एक और बात, दिस सर्विस सेंड रिसीव एनकोडेड डेटा। कैसा डेटा होता है, एनकोडेड। अभी बात करूंगा क्या होता है एनकोडेड। दिस सर्विस सेंड रिसीव कैसा डेटा भाई, एनक्रिप्टेड डेटा। एक और बात, इन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर कनेक्शन सिक्योर। क्या होता है कनेक्शन सिक्योर विद द हेल्प ऑफ सर्टिफिकेट्स। किसकी हेल्प से होता है, अभी मैं बताऊंगा सर्टिफिकेट क्या होते हैं, एनकोड क्या होता है, एनक्रिप्ट क्या होता है। एक और बात, इन दिस सर्विस बिफोर सेंडिंग, क्या लिखा, बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले या बाद में, पहले। इन दिस सर्विस बिफोर सेंडिंग डेटा ओवर द इंटरनेट। कहने का मतलब क्या भाई, इंटरनेट पे भेजने से पहले डेटा इनक्रिप्टेड। पहले क्या हो जाता है डेटा, यानी आपने गूगल खोला और सिर्फ उस पर लिखा CCN, तो भेजने से पहले वो क्या हो गया, तो ये सिक्योर हो गया ना थोड़ा सा और ज्यादा। अच्छा, एक और बात, इफ समवन कैप्चर डेटा देन नॉट पॉसिबल टू स्नीफ इंफॉर्मेशन। कि स्नीफ करने की इंफॉर्मेशन पॉसिबल है नहीं, वो क्यों नहीं होती, आप समझना है। सबसे पहले मैं आपको एक एक पॉइंट डिकोड करके सिखाऊंगा। पहला पॉइंट क्या था भाई, एनकोड और डिकोड क्या होता है, उसके बारे में समझो, थोड़ा सा आपको आइडिया आएगा। देखो, जो एक एनकोड होता है, दूसरा क्या होता है, डिकोड। आपने अभी मुझसे सुना था ना 0101, बेसिकली एनकोड में आपने क्या भेजा, हेलो, ठीक है। एनकोड वाले का काम है उस डेटा को किसमें कन्वर्ट करना, 01 में। और वो जब सामने वाले को मिलता है, वो क्या बोलता है, मुझे 0101 मिला है, और उसको वो क्या करता है,
डिकोड करने के बाद उसे कौन सा मैसेज मिला, हेलो। अब बेसिकली डेवलपर ये काम करवाते, हम नहीं करते, डेवलपर का काम है। कैसे? डेवलपर यूज करता है दो एल्गोरिथम, एक होती है अस्काई। कौन सी होती है? अस्काई, ASCII। एक होती है यूटीएफ। क्या होती है? यूटीएफ। दोनों के बारे में समझ लो। वैसे हमारा काम नहीं है एप्लीकेशन बनाना, तो किसका काम है? डेवलपर। हमारा काम क्या है? सिर्फ नेटवर्क में कनेक्टिविटी देना। अस्काई का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या नाम है इसका? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इट्स एल्गोरिथम। ये क्या भाई? सिर्फ आपकी एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब समझते हो? एक ऐसा मैकेनिज्म जिसकी हेल्प से डेली प्रोसेस करते हो, एक कंटिन्यूअसली रनिंग प्रोसेस चलता है। और ये क्या करता है? सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज सपोर्ट करता है। क्या करता है? इंग्लिश लैंग्वेज। और इसकी जो एल्गोरिथम है वो कितने बाइट की है? सिर्फ कितने बाइट की एल्गोरिथम है? 1 बाइट। आप इतना डीप मत जाओ, अभी मैं और डीप ले आऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपने हेलो मैसेज भेजा, ये हेलो मैसेज किस लैंग्वेज में आ रहा है? किस में आ रहा है? टेक्स्ट इंग्लिश में। अगर मैंने इसमें ऐसा एक सिंबल भेज दिया भाई, ये कौन सा सिंबल है? ये इमोजीज है। ये क्या है आपका? इमोजीज। अगर मैंने ऐसे करके कुछ लैंग्वेज लिख दी, ये अरेबिक, उर्दू, चाइनीज, जापानीज, कोई सी भी लैंग्वेज हो सकती है। सो बेसिकली अगर मैं अस्काई कोड यूज करता, क्या मेरे इंग्लिश के अदर लैंग्वेज वाली ट्रांसलेट हो पाती? कभी आपने कोई ऐसे वेबसाइट पे गए जहां पे ट्रांसलेट टू लिखा आता है, डायरेक्टली खोलते ही वो ट्रांसलेट होती है, लेकिन कुछ ऐसी वेबसाइट होती है जो ट्रांसलेट ही नहीं होती, वो चाइनीज में खुली रह जाएगी। तो बेसिकली वो कौन सा कोड यूज करता है डेवलपर? अस्काई। क्योंकि वो कौन सी लैंग्वेज को कन्वर्ट कर सकता है? सिर्फ इंग्लिश को। यूटीएफ वाला बंदा क्या बोलता है? आई एम ऑल्सो एल्गोरिथम। मैं भी क्या हूं भाई? एल्गोरिथम ही हूं। लेकिन ये क्या सपोर्ट करता है? मल्टीपल लैंग्वेज। मल्टीपल लैंग्वेज के साथ साथ प्लस ये क्या सपोर्ट करता है? आपके इमोजीज। और ये कितने बाइट के एल्गोरिथम रन करता है? 2 बाइट। अब ये बाइट क्या होता है, बिट क्या होता है, वो बात की बात है, सिर्फ नाम और इसका काम याद रखना है। अगर मैंने इसको अरेबिक में बोल दिया हेलो, तो सामने वाले को ट्रांसलेट होकर मिल सकता है? भाई एक बात बताओ, चाइना, दुबई, ओमान, मस्कट, यहाँ की वेबसाइट आप खोल सकते हो या नहीं खोल सकते? पढ़ सकते हो उसकी वेबसाइट का कंटेंट। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसलेट हो सकती है ना। और रशिया की खोल लो, नहीं खुलेगी। कुछ वेबसाइट ऐसी जिसपे कंटेंट फिक्स रहता है, वो हमारी मदर टंग पे ही चलेगा। क्लियर है? तो बेसिकली डेवलपर ये कोड्स लगाते हैं क्या काम करने के लिए? एनकोड और डिकोड करने। अब अगर ये खत्म हो गया है तो दूसरा बंदा कौन था? सर्टिफिकेट। अब इस पे बात कर ले, मार्कर चेंज कर लेता हूं जिससे थोड़ा आइडिया। सर्टिफिकेट। आपने, अगर आप ओल्ड ओल्ड स्कूल वाले बंदे हो तो आपको पता होगा, 2010 से पहले जब गूगल खोलता था ना, आपके ब्राउजर में टाइम वाइम सेट नहीं होता था तो खुल नहीं पाता था, या सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाता था गूगल पे जाते वक्त, वो अपडेट करना होता था हर बार। अगर उससे वो भी नहीं आता तो एक और चीज बताता हूँ, आपकी जब कंपनी की वेबसाइट बनती है तो बोलते हैं सर्टिफिकेट लेके आओ SSL वाले। देखो भाई मैं आपको एक एरर दिखाता हूँ, उससे थोड़ा मेमोरी में रिमेम्बर आ जाएगा कैसे होता था। ये वाला एरर देखा था कभी? भाई जब कैफे में चलाते होंगे आप, कैफे तो सभी जाते हैं अपने लाइफ में, ये वाला एरर देखा था कभी कैफे में? जैसे तुम क्लिक हेयर पे क्लिक करते हो, वो ऐड करने का ऑप्शन देता था आपको, आप ऐड करते थे, गूगल खुल जाता है। भाई ये सर्टिफिकेट का एरर था, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होता था कनेक्शन बनाने के लिए, क्योंकि कनेक्शन बनाते टाइम क्या चाहिए होता था सबको? सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट 2 टाइप के थे। कितने टाइप के थे? 2 टाइप्स। एक होता है आपका TLS और एक होता है SSL। ये सर्टिफिकेट चाहिए किस लिए थे? फॉर एग्जाम्पल, एक यहाँ पर क्लाइंट है और एक यहाँ पर कौन है भाई? सर्वर। क्लाइंट ने डेटा भेजा, इसने बोला ए भेजा, और ए को इनक्रिप्ट कर दिया इसने 1 2 3 4, कितने कैरेक्टर में? 4 कैरेक्टर में। सामने वाले सर्वर को मिला
अगर सर्वर को इसको डिकोड करना है तो सेम सर्टिफिकेट सेम एल्गोरिथम होनी चाहिए। तो उन सब चीजों को एक प्लेस पे रख दिया, एल्गोरिथम, कोडिंग मैकेनिज्म, डेटा किस टाइप का आएगा, वो सबको एक जगह रख दिया, किसके अंदर, सर्टिफिकेट के अंदर। और सर्वर पे भी वही होना चाहिए, तभी वो क्या करेगा, इसको डिकोड। वो बोलेगा अच्छा 1 2 3 4 आया, उसने डिकोड करके क्या बता दिया, क्या है भाई, ए। अगर सामने वाले पे सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो डिकोड हो पाएगा नहीं। अटैकर पे कहां से सर्टिफिकेट आएगा भाई, क्लाइंट के पास ही होता है, अटैकर पे सर्टिफिकेट आएगा नहीं। आ भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब ये क्लाइंट डेटा भेजेगा अपने कंप्यूटर की कुछ इंफॉर्मेशन भी बाइंड करेगा, किस ब्राउजर से गया, किस टाइम पे गया, किस आईपी से गया, कौन सी एल्गोरिथम थी, क्या वैल्यू आई थी, सर्वर पे क्या आनी चाहिए, वो सब आएगी। तो यहीं बैठे बैठे क्लाइंट सब बता देता है। तो सर्टिफिकेट कौन कौन से होते हैं, टीएलएस और एसएसएल। इन दोनों में एक डिफरेंट है, टीएलएस वाला 128 बिट की इंक्रिप्शन लगाता है, कितने बिट की, और एसएसएल वाला कितने बिट की लगाता है, 256। अब कहने का मतलब ये है, अगर आपने ए लिखा तो ये 128 कैरेक्टर में भेजेगा। चलो ठीक है, आपने बोला सर तोड़ दूंगा मैं, 3 महीने का कोर्स है, कल ही कर लूंगा साइबर सिक्योरिटी, तोड़ दूंगा। चलो ठीक है भाई, फिर मैंने कितने कैरेक्टर का भेज दिया, अब आप तोड़ते रहे, 10 12 पीढ़ियां आगे पीछे हो जाएंगी तब भी नहीं टूटना, इसकी इतनी खतरनाक एल्गोरिथम, इससे ऊपर कोई एल्गोरिथम ही नहीं है, समझ लो। 256 बिट के एल्गोरिथम से ऊपर कोई है ही नहीं भाई। ए टू जेड 26 कैरेक्टर होते हैं एबीसीडी में, ए ही लिखा है मैंने, ढूंढ लो आप 256 कैरेक्टर को एक पोजीशन में ला ही नहीं पाओगे कभी जिंदगी में। तो ये एल्गोरिथम बहुत खतरनाक होती है, ये चलती है। ये जब आप वेब सर्विसेज यूज करो, आईएसपी से नीचे। हाँ बिल्कुल भाई, तभी तो आपका ब्राउजर स्लो हो जाता है, क्लियर हिस्ट्री करते दूसरी वेबसाइट पे नहीं जा पाते, दोबारा सारी चीजें इंस्टॉल होती है, हर बार इंस्टॉल होता है सर्टिफिकेट। अभी दिखाऊंगा आपको ये चीजें। चलो सीसीएनपी पे एंटर करते ही कौन सा ऑप्शन आता है हर बार, लॉगिन का। किससे लॉगिन करोगे, यूजर नेम और पासवर्ड से। बॉब आया भागते हुए, कह रहा भैया हमें आईडी पासवर्ड दे दिया है एडमिन ने, बोला चला लो। उसने डाला एडमिन 1 2 3 4। एडमिन को पता है इसने जो वेबसाइट खोली है वो किस पे होगी, HTTPS पे, उसने वाला ले जा कर लो लॉगिन। उसने करा, यहाँ पर कौन बैठा हुआ था बंदा, अटैकर। टूल से उसने आपके डेटा को क्या करा, कैप्चर। कैप्चर करने के बाद उसे क्या पता चला कि साइट कौन सी है आपकी, https://ccnp.com। देखो HTTP की फुल फॉर्म लिख दी थी, इस एस का मतलब होता है सिक्योर। अब कैसे सिक्योर करा वो देखना, यूजर नेम और पासवर्ड। यूजर नेम पे लिखा रहा है @#, फिर क्या लिखा गया, ए। यहाँ पर लिखा रहा है AB @$#। क्या ये डिक्रिप्ट कर पाएगा बंदा बैठ, इसके पास सेम एल्गोरिथम सेम टाइम पे सेम मैकेनिज्म के साथ चलनी चाहिए, अगर नहीं चली तो डिकोड नहीं हो पाएगा। तो कौन सी वेबसाइट सिक्योर रहती है हमेशा, HTTPS। अब ये जो कहानियां मैंने बताई आपको देखनी भी तो पड़ेगी ना, तो देखो भाई मैं दिखा दूं, गूगल खोला, ये तो यही दिखा रहा है, यही दिखा रहा है, मैं रिस्क नहीं लूंगा भाई इसके लिए। जेनटेक नेटवर्क्स खुल गया। अब इस पे जैसे क्लिक करोगे तो ये क्या बता रहा है, कनेक्शन इज सिक्योर, वेरीफाइड बाय लेट्स एनक्रिप्ट। और गूगल पे जाके देखो, वेरीफाई बाय किसके साथ आ रहा है, गूगल ट्रस्ट सर्विस। तो दोनों अलग अलग है भाई। देखो जो सर्टिफिकेट होते हैं वो आप खुद के भी बना सकते हो और कहीं से परचेज भी कर सकते हो। एक डीजी सर्ट करके ऑर्गेनाइजेशन है, कौन है, डीजी सर्ट, जो ये सर्टिफिकेट देती है एसएसएल और टीएलएस के। मोर इन्फॉर्मेशन पे गया, यहाँ पर सबसे पहले देखो सर्टिफिकेट दिख रहा है। अच्छा जो मैंने जितनी बातें पढ़ाई थी ना वो सब दिखा दूंगा। कनेक्शन कैसा है, इनक्रिप्टेड। टीएलएस के आगे क्या लिखा हुआ है, 128 दिख रहा है ना। और कौन सी एल्गोरिथम चल रही है, SHA-256। शाह का मतलब होता है सिक्योर हैश एल्गोरिथम। क्या नाम है, सिक्योर हैश एल्गोरिथम, 256 बिट की। अब ये लाइन लिख रहा है, द पेज यू आर व्यूइंग वाज एनक्रिप्टेड। वाज का मतलब था, एनक्रिप्टेड था, बिफोर बीइंग अ ट्रांसमिट ओवर द इंटरनेट। आपने बोला सर मैंने यहाँ पे लिख दिया ABCD फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपने लिख दिया आपका नाम क्या है, हाँ
मधुकर, मैंने यहाँ पे लिख दिया, बस लिखा है, अभी भेजा भी नहीं, कुछ नहीं करा, न जनरेट करा, सिर्फ टाइप ही तो करा है ना, ये पहले ही क्या हो गया, एनक्रिप्ट। सीधा सिंपल लॉजिक। अब एक नेक्स्ट लाइन क्या बोली, एनक्रिप्शन मेक इट्स डिफिकल्ट फॉर अनऑथराइज पीपल टू व्यू इंफॉर्मेशन ट्रैवलिंग बिटवीन कंप्यूटर, इट इज इन देयरफॉर अनलाइकली दैट एनीवन रीड दिस पेज, इट्स ट्रैवल अक्रॉस द इंटरनेट। इतनी सारी इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं थी, कहने का मतलब ये है, कठिनाइयां बढ़ा दी इसने इनक्रिप्शन करके, कि जब भी डेटा सेंड और रिसीव होगा किसके बीच में, क्लाइंट और सर्वर के बीच में। व्यू सर्टिफिकेट में चलता हूँ, दिखा देता हूँ जितनी कहानियां मैंने बढ़ाई थी। देखो, ये कंट्री, नाम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, वैलिडिटी कितनी है, ठीक है, नीचे आ जाओ, सबसे नीचे ये सिग्नेचर एल्गोरिथम कौन सी बता रहा है, SHA-256। जनरल में जाओगे ना आप, तो यहां पर क्या बता रहा है, टाइप कैसा है डेटा का अभी का, टेक्स्ट। एनकोडिंग मैकेनिज्म क्या है भाई, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन, क्या बोलते हैं इसको, यूटीएफ को, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन। और मैंने एक और मैकेनिज्म पढ़ाया था, कौन सा था, अस्काई, ठीक है भाई। तो अस्काई वाला तो इंग्लिश सपोर्ट करता है, और यूटीएफ मल्टीपल लैंग्वेज, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इमोजीज बना दूं ना, तब आ जाएगा ना, ऐसे करके मैं लिख दूं भाई, इमोजीज का सर्च कर देगा ना, क्योंकि लैंग्वेज सपोर्ट कौन कौन सी करता है, मल्टीपल। तो ये दो सर्विस क्लियर हुई। एक बंदा और पढ़ा दूं, एफटीपी वाला, इसका पोर्ट नंबर कितना था, 443। चलो, टैब कितनी खोल रखी है अभी तक हमने, 2 टैब। मतलब जो वेबसाइट बनाते हैं तो वो सारी एचटीएमएल बनाते हैं, कोई नहीं बनाता भाई, मैंने तो नहीं देखी, कोई नहीं बनाता। कौन अटैक कराएगा अपनी साइट पे, वो यार पुरानी है, ऐसा है, जब तक कोई खराब नहीं होगा तो सही को कैसे बता पाओगे। भाई किसी ने टेम्परेरी खोला, उसको नेटवर्क की नॉलेज नहीं है। अब नॉर्मल पर्सन को थोड़ी ना पता है एचटीटीपी सर्विस कैसे काम करती है, ये तो आज आपको मैंने बताया है। अभी तक आपने भी नहीं सोचा होगा एचटीटीपी होता क्या है। लिंक आया, खोला, फटाफट डाउनलोड करा, लॉग इन करा, हो गया काम। अब आपको पता चला एचटीटीपी नाम का भी एक बीमारी थी, जिसपे कोई इन्फॉर्मेशन डालोगे तो रिडायरेक्ट कर लेगा। तो जितनी भी वेबसाइट बनाते हैं वो सारी कितनी होती है, एचटीटीपी। अभी तो दिखाया भाई, वेबसाइट का लिंक कॉपी करना, पेस्ट करना, सर्विस अपने आप लिखे आ जाएगी। हाँ, ये एक सिंबल है, बस यहाँ से भी देख सकते हो, ये डंडा लगा हुआ आ जाएगा रेड कलर का यहाँ पे, फायरफॉक्स पे दिख सकते हो, क्रोम पे भी दिख जाता है, आप किसी में भी खोल लो। वो तो आप अपना कनेक्शन प्राइवेट कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन को सिक्योर तो पहले से ही था ना वो। अच्छा, अब मुझे एक सर्विस पढ़ाने भूल गया, डिजाइन ही बनाने लग गया। यूजर है एक, यूजर है, किससे कनेक्ट कर लिया भाई, मॉडेम से। अब ये काम हम डेली बेसिस पे करते हैं सब, मैं भी, आप भी, सब लोग करते हैं, जो अब मैं पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन आपने इस सर्विस को कभी सोचा नहीं। ये यूजर क्या बोल रहा है भाई, मैंने अपनी गूगल क्रोम खोल लिया टैब, और टैब नंबर कितना है, 3। इसने जाते क्या लिख दिया, जो आप लोग करते हो, बस मैंने एंटीवायरस लिखा भाई। आप कुछ ना कुछ तो फ्री डाउनलोड ही करते हो, और जैसे ही एंटर करा तो आपने क्या जनरेट कर दिया, डेटा। डेटा कहाँ गया, मॉडेम, मॉडेम से कहाँ गया, रिप्लाई आया, यहाँ खुला, और एक वेबसाइट खुल गई, avast.com की, इसकी वेबसाइट खुल गई। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना HTTPS का मतलब क्या होता है, वो तो सिक्योर वेबसाइट है। जैसी ही ओपन हुई आपको एक ऑप्शन मिल गया, कौन सा ऑप्शन आ गया, डाउनलोड। अभी डाउनलोड किसके लिए करना है, पीसी के लिए, मोबाइल फोन के लिए, मैकबुक के लिए, या लिनक्स के लिए, वो आप बताओगे किसके लिए डाउनलोड करना है। ऑप्शन होता है ना, छोटे छोटे आइकन, कंप्यूटर बना, मोबाइल सब हो, तो वो ऑप्शन होते हैं। अब बेसिकली ये बताना क्या चाह रहा है बंदा, ये डाउनलोड करके। तो मैं अब आपको, एक सर्विस होती है जिसका नाम होता है एफटीपी, क्या नाम है, एफटीपी। आप यूज करते हो इसको हर जगह, हर जगह यूज होता है। ये क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अभी किस लिए यूज होती है, इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड डाउनलोड
अपलोड सर्विसेज, किसके लिए काम करता है ये बंदा? डाउनलोड और अपलोड की सर्विस के लिए। अच्छा, HTTP का पोर्ट नंबर क्या था भाई, आप बताना। आपका नहीं, HTTP का 80। आप बताओ भाई 443 किसका था? HTTP का। बस क्लास में ध्यान होना चाहिए। तो इट इज यूज अ पोर्ट नंबर। ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इंटरव्यू ये फंसा देता बंदा। अगर सामने वाले ने पूछ लिया कितने होते हैं पोर्ट नंबर उसके, 20-21। आपने बोला अभी तक तो एक ही था, अभी दो कहां से आ गए? हाँ, अभी नहीं, ये नहीं है एक बंदा डाउनलोड करेगा एक अपलोड, ऐसा कुछ नहीं करता। अब इसके पीछे लॉजिक है। अब बात समझो, जो 20 नंबर का पोर्ट है वो क्या करता है? इट विल मेक अ ट्रांसपोर्ट चैनल। क्या बनाता है ये? ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या बताया था? एक जगह से दूसरी जगह डेटा को या किसी पर्सन को कुछ भी भेज रहे हो। और 21 का क्या काम है? इट इज यूज्ड टू डू डाउनलोड अपलोड। तो कहने का मतलब ये है, इतनी सारी भाषा हमने फैलाई क्यों? 20 नंबर क्या करता है? सबसे पहले इस यूजर ने बोला मुझे डाउनलोड करना है, और किससे डाउनलोड कर रहा है ये? अवश्य से। तो ये यूजर तुरंत ही क्या करता है, एक अवश्य के सर्वर के साथ एक क्या बना लेता है? टनल। समझ लो टनल है, क्या है ये? टनल। टनल को ही मैं क्या बोल रहा हूँ? ट्रांसपोर्ट चैनल। इस ट्रांसपोर्ट चैनल के थ्रू डेटा जा भी सकता है, और डेटा क्या हो सकता है? आ भी सकता है। तो टनल किस पोर्ट नंबर से बनती है? 20 नंबर से। और 21 से क्या होता है? डेटा को डाउनलोड और अपलोड। क्लियर है? पोर्ट नंबर इज ए यूनिक आइडेंटिटी। स्कूल में, कॉलेजेस में रोल नंबर किस लिए होता था? पता चलता था ना, क्या काम कर रहा है, कौन है और कहाँ पर रहता है, वो सारे इसका भी ऐसे, इट्स ए यूनिक आइडेंटिटी। एवरी सर्विस, एवरी प्रोटोकॉल अ प्री डिफाइंड पोर्ट नंबर्स। कैसे? प्री डिफाइंड, पहले से डिफाइन करे गए हैं। तो हर प्रोटोकॉल सर्विस का एक अलग अलग पोर्ट नंबर है। जैसे किसी ने बोला 21 नंबर, वो किसका है? FTP। HTTP का 80। तो सबके कैसे है? प्री डिफाइंड। लेकिन उसके मैकेनिज्म क्या है? डिफरेंट। HTTP वेबसाइट की सर्विस देता है, FTP क्या काम देता है? सिर्फ डाउनलोड और अपलोड का। तो कोई भी हो भाई, मोबाइल से टेलीग्राम से मूवी डाउनलोड कर लो, तो वहां पे भी कौन सा काम कर रहे हो आप? डाउनलोड। गूगल ड्राइव पे अपनी पिक्चर अपलोड कर रहे हो, तो वो भी तो एक अपलोड प्रोसेस। तो बैकएंड में कौन सी सर्विस होगी? मैंने क्या बोला था? ओसाई मॉडल कॉल्ड रेफरेंस मॉडल। रेफरेंस मॉडल का मतलब कि डेटा कैसे बनेगा और डेटा के साथ इंफॉर्मेशन कैसे बनेगी। ठीक है, आ जाओ। डाउनलोड करने आए थे, कभी आपने अवस की वेबसाइट से एंटीवायरस डाउनलोड करा है? कोई किल का एंटीवायरस डाउनलोड करा है? अच्छा, क्या मैं इस वेबसाइट पे आपकी सुंदर सी पिक्चर अपलोड कर सकता हूँ? ऐसा क्यों नहीं हो सकता भाई? है। बेसिकली क्या होता है यहाँ पर बैकएंड में क्या करते हैं इंजीनियर्स जो है ना, दो कंडीशन लगा के आ जाते हैं भाग के। क्या बोलते हैं? इफ यूजर ट्राइंग टू अपलोड, क्या करने के लिए भाई? अपलोड करने के लिए ट्राई करें। इफ यूजर ट्राइंग टू डाउनलोड, तो ये दो काम कर सकते हो आप इस पे जाके। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो आपको क्या कर देगा, और जैसे ही अपलोड पे करोगे वो क्या कर देगा। तो कौन सा काम बंद करके रखते हो वो सारा? ब्लॉक वाला, अपलोड वाला। दिखा दूं, ये देखो। नहीं भाई, ऐसा नहीं है 21 को ब्लॉक कर दिया हो, कुछ कंडीशन लगाई होगी ना। 21 को बंद कर दिया तो मतलब क्या क्या बंद हो गया? अपलोड और डाउनलोड। ये याद रखना है भाई ये बात, इंटरव्यू में पूछ लेगा हाउ टू ब्लॉक डाउनलोड और अपलोड। तो आप क्या बोलोगे? सेट कंडीशन विद 21 पोर्ट नंबर। ठीक है, चलो। क्या करना था? फ्री एंटीवायरस डाउनलोड, यही लिखा था। ये तो भाई देखो, AD का मतलब क्या होता है? ये क्या चल रही है? एड्स। इन पे कुछ काम करना है हमें? नहीं। तो ये आ रहा है फर्स्ट अवस्थी, क्लिक कर दिया। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? मैक, एंड्रॉइड और iOS, यही तो बताया था। यहाँ कहीं अपलोड का सिंबल है?
अगर मैं गूगल ड्राइव खोल लूँ ब्रदर, अगर मैं क्या ओपन कर लूँ गूगल ड्राइव फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, अपलोड हो जाएगा, या मैं यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड हो जाएगा, या मैं इस पे क्लिक करके क्या कर सकता हूँ अपनी फाइल को। तो इस पे दोनों परमिशन है या नहीं। अब आ जाओ दूसरी, एफटीपी क्लियर है, क्या काम है उतना तो समझ में आया ना। अब एक बंदा और है और खत्म हो जाएगा, एप्लीकेशन लेयर खत्म, एक ही बंदा रहेगा डीएनएस। कंडीशन फायरवॉल्स, फायरवॉल, फायरवॉल लगाते हैं ना कंपनी में कि भैया कोई अनऑथराइज वेबसाइट नहीं खोलो तुम लोग, डाउनलोड ना करो कहीं से कुछ बग ना आ जाए, तो एंटीवायरस नहीं होता है। वो कौन होता है बैकएंड में, फायरवॉल। एंटीवायरस का काम ही क्या है, सिर्फ वायरस को डिटेक्ट करना। वो क्या कर सकता है, सिर्फ वायरस को डिटेक्ट कर सकता है। वो ब्लॉक जीयूआई पे नहीं दिखता कभी भी अपलोड, बैकएंड में सर्वर पे पोर्ट नंबर ओपन होता है, सर्वर पे मैंने, हाँ ऐसा होता है। आपने पेन टेस्टिंग का नाम सुना है, हाँ, या अभी कभी आपने बग बाउंटिंग सुनी है, चलो ये भी नहीं सुना, आपने सुना अटैक हो गया साइट पे, अटैक हो गया, कैसे अटैक होता है। बेसिकली आपने साइट बनाई, आपको पता ही नहीं था अपलोड डाउनलोड 21 ही करता है, आपने दोनों ओपन करा, मैंने देखा स्कैन करके टूल से, मुझे पता डाउनलोड भी ऑन है और अपलोड भी ऑन है, लगा के दे दिया आपको 50 GB की फाइल, आपका सर्वर बैठ गया। सो बेसिकली क्या होता है, बैकएंड में डेवलपर से क्या करवाते हैं, वो अपलोड का फीचर हाइड कराते हैं कि आइकन पे कहीं ना दिखे, और इंजीनियर्स बैकएंड में क्या करते हैं, अपलोड वाले के लिए कंडीशन लगा देते हैं, इफ यूजर ट्राइंग टू अपलोड देन ब्लॉक, ब्लॉक होना करते हैं उसको। तो बेसिकली कुछ टूल्स होते हैं आपके नेटवर्क में, जैसे ये एनमैप होता है, क्या नाम है इसका, एनमैप। एनमैप एक टूल है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने नेटवर्क में स्कैन कर सकते हो किसके पास कौन सा पोर्ट नंबर खुला हुआ है जिस पर अटैक होते हैं, तो एक एनमैप टूल है। आ जाओ दूसरी बात, दूसरा बंदा आपको पढ़ाना पड़ेगा मुझे, तब जाके इसका डिजाइन होगा, इसका नाम है डीएनएस। आप लोगों ने कभी इसका नाम सुना है डीएनएस का, किसी ने, कुछ बता सकते हो इसके बारे में, आप बता सकते हो, आप नेटवर्क इंजीनियर हो ना, कुछ तो पढ़ा होगा डीएनएस क्या होता है। हाँ, हाँ ट्रू कॉलर कितने लोगों ने यूज करा है, सबने यूज करा है भाई। ट्रू कॉलर पे मैंने नंबर डाल दिया आपका, तो उसके बदले क्या मिल जाएगा मुझे, तो गूगल पे अगर आपका नाम डाल दिया तो क्या मिल जाएगा, आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो गूगल पे आप या तो बंदे की आईपी डाल दो, या क्या डाल दो, नाम डाल दो, ये बंदा काम करता है बैकएंड में। इसका काम क्या है, इसे बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म क्या है, डोमेन नेम सिस्टम। इट इज यूज्ड टू रिजॉल्व आईपी टू नेम क्वेरीज, क्वेरी का मतलब होता है क्वेश्चन करना, ठीक है। एक और बात लिख लो, इट इज यूज टू रिजॉल्व नेम टू आईपी क्वेरीज। भाई ऐसा है, मुझे एक वेबसाइट खोलनी है जेनटेक नेटवर्क, या तो मुझे आईपी पता हो या क्या पता हो उसका नाम, ठीक है। एक और बात, डीएनएस, डीएनएस अवेलेबल लोकली और ग्लोबली। कैसे मिल सकता है आपको, लोकल भी और ग्लोबल भी। लोकल का मतलब ये है, आपकी जैसे ऑर्गेनाइजेशन है एक्स वाई, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके पास एक डीएनएस सर्वर होगा, आप देखो उस डीएनएस सर्वर का काम है, जब भी बंदा अपने ब्राउजर से कोई क्वेरी भेजेगा ना कहीं वेबसाइट की किसी बंदे की, तो उस सर्वर पे जाएंगे, अगर उस सर्वर पे रिलेटेड उससे इंफॉर्मेशन होगी तो दे देंगे, नहीं तो एक मैसेज आता है ये वाला, ये वाला मैसेज आपने देखा हो, मैं दिखा देता हूँ फिर भी आप लोगों को याद आएगा।
ये एरर देगा है, ये वाला देखा है? इस एरर के बारे में कुछ पता है क्यों आता है? पता है इसके बारे में? नहीं भाई, ये नहीं 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 नहीं, दिस थिंग विल बी कमिंग ऑन डीएनएस। मैंने अभी क्या बोला आपको कि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, 200 यूजर बैठे हैं, अब वो कुछ भी सर्च कर सकते हैं, इंटरनेट पे जा सकते हैं, तो वहां पे क्या बनाते हैं हम? एक लोकल सर्वर। कौन सा वाला? डीएनएस का एक सर्वर टीम हो गया आपका। विंडोज सर्वर की एक अलग से टीम होती है जो एक्टिव डायरेक्टरी पे काम करती है, वीएम पे काम करती है, ठीक है, आपके डेटाबेस को मैनेज करके। तो वहीं पर वो क्या बना के रखते हैं अपने पास? डीएनएस सर्वर। वो कैसा होता है? लोकली। अब वहां पर जाके आप मेरा नाम सर्च करोगे तो थोड़ी ना दिख जाऊंगा मैं, तो कैसे मिलूंगा आपको? पब्लिकली। यानी अगर आप मेरा नाम कहाँ पर जाके सर्च करोगे भाई? गूगल पे। फॉर एग्जाम्पल आप गए, यहाँ पे बोला आपने अक्षय CCI, एंटर जैसे ही करोगे मेरी पिक्चर आ जाएगी, दिख रही है? ये आ गया मेरा। इमेजेस में जाओगे तो इमेजेस भी दिख जाएगी मेरी, तो वही आ गई। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे ही आप किसी को अपनी लोकल ऑर्गेनाइजेशन में ढूंढोगे और वो पब्लिक में है बंदा, तो मिल पाएगा नहीं। तो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई फेसबुक ढूंढे और आपकी टीम ने फेसबुक डाल ही नहीं रखा सर्वर पे, डीएनएस पे, तो उसकी क्वेरी रिजॉल्व हो, तो कभी खोल पाएगा? तो बेसिकली लोकल भी मिल सकता है और ग्लोबल भी। बिल्कुल, सब आपके पीसी जो घर पे होते हैं ना, उनमें ग्लोबल होता है, उसकी आईपी होती है 8.8. वो कई बार एरर इसलिए आता है आईएसपी की तरफ से। आईएसपी की तरफ से डीएनएस के रिकॉर्ड आपके पीसी में स्टोर होते हैं, वो रिकॉर्ड कई बार एक्सपायर्ड हो जाते ड्यू टू कैश मैम। एक ही टाइम पे बहुत सारे इंस्टेंस रन करो भाई, ऐसा है। अब आपको फर्स्ट क्लास की मेमोरी याद नहीं होती, तो वैसे पीसी पे बहुत सारी एप्लीकेशन खोल ली, उस टाइम उसकी कैश मेमोरी क्या हो गई? फुल हो गई, तो जो आपने रिजॉल्व करी थी क्वेरी वो रिकॉर्ड में नहीं रह पाई, तो इसलिए आ रहा था। जब आप उसको दोबारा से इंटरनेट को बंद चालू करते, दोबारा से कैश मेमोरी क्या हो जाती है? एम्प्टी, और फिर दोबारा फिल हो जाती है। तो बेसिकली क्या होता है, ये डीएनएस होता है। अब ये लोकल भी मिल सकता है और ग्लोबल। अब याद रखना, डीएनएस के कुछ मैसेजेस होते हैं। क्या होते हैं? मैसेजेस। 3 मैसेज पढ़ेंगे। एक होता है डीएनएस क्वेरी मैसेज, एक होता है डीएनएस रिप्लाई मैसेज, और एक होता है डीएनएस क्वेरी नॉट रिप्लाई, नॉट रिस्पॉन्ड, डीएनएस क्वेरी नॉट रिजॉल्व लिख लो बस, ठीक है। तो 3 मैसेज कौन कौन से हुए? क्वेरी, रिप्लाई और नॉट रिजॉल्व। मैं अभी आपको एक छोटा सा डायग्राम सिखाऊंगा, इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं भाई, लेकिन अभी मैं आपको पढ़ा भी दूंगा तो समझ में नहीं है, ठीक है। तो मैं जितना कोशिश होगा उतना ही पढ़ा पाऊंगा, ताकि आप इसको डाइजेस्ट करके आ जाओ घर से बस। यूजर, मॉडेम, और कौन था हमारे साथ बंदा कनेक्टेड? आईएसपी। आपने लोकल आईएसपी की कनेक्टिविटी ले ली, और लोकल आईएसपी को पता है इस एरिया में बंदे इतना कोई जानते नहीं है। नॉर्मली आप सिटी से विलेज में चले गए, वो पूरा एक्सेस नहीं देंगे आपको, कभी भी देख लेना, वो लिमिटेड बैंडविड्थ पे काम कराएंगे। लेकिन अगर आप सिटीज में आओगे, वहाँ सब स्मार्ट है भाई, ये नहीं चल रहा है, स्पीड नहीं आ रही, देख, डाउनलोड नहीं चल रहा, अपलोड नहीं चल रहा, वहां नहीं चल। वहां पर क्या होता है, बेसिकली कई बार ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपने आईएसपी की तरफ से क्या बना हुआ मिल जाता है आपको अपना एक डीएनएस सर्वर। तो आईएसपी क्या बोला है, मेरे पास खुद का क्या है? डीएनएस सर्वर। जो आप ढूंढोगे वो मैं बताऊंगा, जो आप ढूंढोगे वो मैं बताऊंगा कहाँ मिलेगा। तो इस डीएनएस के अंदर पहले क्या मिलती है आपको? आईपी। फिर क्या मिलती है आपको? वेबसाइट की इंफॉर्मेशन, ठीक है। फिर क्या होती है आपकी तीसरी इंफॉर्मेशन, क्या होती है? सर्विस। और फोर्थ नंबर में क्या होता है उसका? पोर्ट नंबर। बस कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है भाई। अब दूसरी बात, फॉर एग्जाम्पल आप आईएसपी के साइड थे, आईएसपी ने बोला भाई मेरे डीएनएस सर्वर है ना, उसकी आईपी है 1.1.1.1, ये आईपी अब कहां पर कॉन्फ़िगर करेगा आईएसपी? मॉडेम पे या यूजर पे? वो जाके किस पे कॉन्फ़िगर करेगा? मॉडेम पे। 1.1.1.1। अब मॉडेम से वो किसके पास जाएगी? यूजर के पास। यानी यूजर जब भी कोई क्वेरी करेगा वो किसको मिलेगी? और मॉडेम से किस पे आएगी? और आईएसपी से किस पे आएगी? हो गया आपके पास, खत्म है, इतनी सी बात।
अब नेक्स्ट बात पे बात करो, वो गूगल का मिल जाएगा ऑटोमेटिक। ये डीएनएस सर्वर किसका भाई? 8.8.8। ये कौन है? गूगल। गूगल क्या है आपके लिए? आप क्या सोचते हो गूगल क्या है आपके लिए? सर्च इंजन। कुछ भी ढूंढ ले तो मिल जाता है। तो वो कैसे काम करता है? डीएनएस पे। किस पे काम करता है वो? डीएनएस पे। कई बार नाम से ढूंढते हो, कई बार नंबर से ढूंढते हो, कई बार पिक्चर से ढूंढते हो। तो बेसिकली एक सर्च इंजन है, प्लस रिकॉर्ड मेंटेन करता है ना। तो अब वो सारे रिकॉर्ड को कहाँ पर रख दिया? 8.8। किस पर रख दी? 8.8 की इंफॉर्मेशन। गूगल का। जो भी इस पीसी से मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा किस पे जाएगी? गूगल डायरेक्ट। पहले आईएसपी पे जाएगी, आईएसपी उसको भेजेगा आगे। मैं भी दिखाऊंगा करके, दिखाऊंगा बिल्कुल दिखाऊंगा, अभी करके दिखाऊंगा यार। और आज आपको करना भी सिखाऊंगा कि किसी वेबसाइट का आईपी कैसे देखते हैं बिना किसी टूल के। तो आईपी बता दूं, एक आईपी लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 10.1.1.1। बस ये समझना है कि ये एड्रेस है मोबाइल नंबर की तरह। क्या है? 10.1.1.1। इसकी वेबसाइट का नाम है CCNA। इसमें कौन सी सर्विस थी? मैं भूल गया, सर्विस कौन सी थी? HTTP। पोर्ट नंबर क्या है इसका? 80। फिर मैंने लगाया 10.2.2.2 और इस पे लिखा कौन सी वेबसाइट है भाई? इस पे कौन सी सर्विस थी? पोर्ट नंबर 2021। 21 लिखूं या 20 लिखूं? दोनों नहीं लिख सकते ना। 20 तो ट्रांसपोर्ट चैनल करता है, वो तो बताना ही नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक होता है ना। तो अपलोड डाउनलोड किससे होता है? तो सिर्फ वही मेन है। ठीक है ना? चलो 10.3.3.3 कौन सी वेबसाइट है? CCNP। कौन सी सर्विस थी? पोर्ट नंबर। इस बंदे ने क्या बोला? ब्रदर मैंने गूगल क्रोम खोला, आई वांट टू गो CCNA वेबसाइट। एंटर करा। जैसे इसने एंटर करा, इसने यूजर ने क्या जनरेट करा? डेटा। डेटा के अंदर एक बॉक्स बनाया, उसमें क्या बोला? कौन सा मैसेज भेज रहा हूँ? DNS क्वेरी। क्वेश्चन क्या है भाई? OS CCNA। और आंसर में क्या देना मुझे उसकी? IP। किस पे गया? मॉडेम। मॉडेम पे जाते किस की IP पे भेजा? 1.1। ISP। ISP से सर्वर। सर्वर के पास क्या इंफॉर्मेशन है CCNA से रिलेटेड क्वेश्चन की? भाई मिल गया ना। तो ये IP है, ये सर्विस है, ये पोर्ट नंबर है। तो उसने इन्फॉर्मेशन जब भेजता है तो कंप्लीट वेबसाइट कैसे मिलती है? यही बंदा देता है कि वो प्लेन टेक्स्ट है या सिक्योर्ड है। तो इसने भेजा। अब ISP क्या बोला है? मैं डेटा ही भेज रहा हूँ, लेकिन डेटा के अंदर कौन सा मैसेज भेज रहा हूँ? DNS क्वेरी क्या हो गई है? रिजॉल्व। और क्वेश्चन क्या था आपका? CCNA कौन है? और आंसर में क्या भेज दिया? 10.1.1. यहाँ पर आया और आपके पास वेबसाइट खुल गई http://ccna.com। अब किसी को ये तो डाउट नहीं है सर HTTP कैसे आया? बताओ भाई, कोई डाउट तो नहीं है? पता है क्यों आया? क्योंकि जब मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी तो इसने देखा था ये IP है और किस सर्विस पे बनता है? 80 पे। तो HTTP तो दिखाएगा यहाँ पे, कभी FTP थोड़ी ना आएगा। एक और काम करे। इस यूजर ने क्या बोला? मैंने भाई गूगल क्रोम खोल लिया है और अब ये कहाँ जाना चाहता है? इस पे आना चाहता है फेसबुक। इसने क्या बोला? क्या भेज रहा हूं मैं? डेटा। डेटा के अंदर क्या बोला? कौन सी क्वेरी है? क्वेश्चन में कौन से? फेसबुक के पास। और आंसर में क्या चाहिए उसकी? मॉडेम पे गई। मॉडेम ने जैसे रिसीव करा वो किसको दी है? ISP। रीजन क्या था? क्योंकि ये IP कहाँ पर थी? ISP पे। ISP ने जैसे देखा उसने बोला क्या बना रखा है मैंने इसके लिए? DNS सर्वर। DNS सर्वर में क्या फेसबुक से रिलेटेड कोई वेबसाइट है? नहीं है। तो ये वेबसाइट नहीं है, तो ये कौन सा मैसेज बोल रहा है? मैं क्या भेज रहा हूँ भाई? डेटा। डेटा के अंदर कौन सा मैसेज जाएगा? DNS क्वेरी नॉट ट्रस्ट। आज आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था आपका? CCNA कौन है? आंसर में मेरे को क्या भेजनी थी? IP। मिली नहीं ना, तो ये क्या बोल देता है? ये मैसेज किसको भेजता है? इधर
यूजर को मिलते यूजर इस टैब पे क्या दिखाता है, क्या लिखा हुआ है, दिस साइट कांट बी रीच्ड। हाँ, अब वो आप एक होम यूजर हो तो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उधर वाले पे आईएसपी के वो तो अंदर ही होता है इंटरनली, वो आईएसपी पे थोड़ी ना डिपेंड करेंगे। अगर आईएसपी पे डिपेंड करेंगे तो अंदर वाले बंदे टोरेंट लगा के मूवी डाउनलोड कर लेंगे। हाँ, वो गूगल के डीएनएस पे ब्लॉक है। हाँ, तो उसी पे तो ब्लॉक करना है भाई, आपकी मेरी सबकी रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, तो वही तो सबकी इस पे जानी है, ये पब्लिक है, यही मेन है सर्च इंजन। एंड ऑफ द डे आईएसपी मैंने आपके केस में बनाया है कि आपको सिखा पाऊं, मैं गूगल का भी दिखा सकता, ये इसलिए बनाया है कि सिनारियो की सपोज करते हैं आईएसपी ने बनाया, और आईएसपी बोला भाई मेरे सर्वर से काम करना, पब्लिक वाबलर नहीं दिया आपको मैंने, तो जैसे ही आईएसपी ने दिया, अगर आईएसपी पे वो वेबसाइट नहीं होगी तो कौन सा मैसेज आएगा, अगर उसने गूगल का दिया होता तो ओपन हो जाता। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कहाँ से ब्लॉक करेगी, आईएसपी से, गूगल से, भाई गूगल से। भाई आईएसपी तो क्या है, एक सर्विस प्रोवाइडर है, वो जो ये मैसेज जो सीसीएनए की इन्फो, हाँ भाई सबसे ही ब्लॉक हुआ, क्योंकि एंड ऑफ द डे सारी क्वेरी कहाँ जाएगी, गूगल, सारी ही। भाई कभी आईएसपी डाउन होता है तो क्या आपके मोबाइल डेटा से गूगल नहीं खुलता, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो मेरे बात, आपने घर पे इंटरनेट कनेक्शन लिया स्पेक्ट्रा का, इंटरनेट चल रहा डाउन हो गया, आपने मोबाइल डेटा ऑन करा, गूगल पे जा पाओगे नहीं, तो फिर कैसे काम हुआ, वो तो आईएसपी को ही ले गया था गूगल पे, यानी आईएसपी की भी क्वेरी कहाँ गई होगी, गूगल, आपके मोबाइल डेटा की भी क्वेरी कहाँ गई होगी, गूगल। एंड ऑफ द डे सबकी क्वेरी कहाँ जाती है, गूगल। सर्च इंजन पे वो है वे ऑफ जनरेटिंग अ डेटा है, तो उनका सर्च इंजन हो गया, चाइना में गूगल नहीं है, चाइना में गूगल है भाई, अरे भाई चाइना में, हमारे पास अपना कुछ नहीं है, उनके पास सब है अपना। Google.com का सर्वर बना हुआ है, डीएनएस सर्वर, सब यूज करते हैं चाइना वाले भी, तभी तो चाइना की टिकटॉक की वीडियो देख पा रहे हो आप लोग, देख कैसे बात है, जब वो अपलोड करेंगे गूगल पे तभी तो आएगी। अरे भाई क्वेरीज कहाँ जाती है, एंड ऑफ द डे वहीं जाएगी, और जब कोई क्वेरी जाती है तो वो स्टोर कहाँ होगी, गूगल के डेटाबेस में, तो वहीं पर स्टोर होती है, मेन डीएनएस उनका ही होता है। वो डीएनएस सर्वर जो बना रखा है, इतना बड़ा सर्च इंजन, क्या अकेले घर पे बैठ के थोड़ी ना सर्च करा होगा, आपने राम को सर्च करा, मैंने शाम को कर लिया, इन्होंने अनिल सुनील, वो एआई बना रखा है उन्होंने कि जितना सर्च आ रहा है उसको बस क्या करता है, इंडेक्सिंग करते चले, कि आपने बोला मुझे पीडीएफ में सीसीएनए की बुक डाउनलोड कर दी, वो डेटा गया सर्वर पे, सर्वर सिर्फ क्या देखेगा, पीडीएफ नहीं देखेगा, सीसीएनए से रिलेटेड, जब सीसीएनए से मिल जाएगा फिर पीडीएफ देखेगा, ऐसे सर्च। अरे ये देखो, देखो एक जादू देखो, जैसे मेरा सीएमडी खोलना तो आता है ना आप लोगों को, CLS, मैंने यहाँ पे कमांड चलाई NS लुकअप, क्या लिखा, NS लुकअप, खुल गया। अभी डिफॉल्ट सर्वर क्या बता रहा है, अननोन, मुझे कोई मतलब नहीं इससे, मैंने लिखा www.google.com, यहीं पर जाना है, एंटर, वो क्या बोल रहा है, इसका नाम ये है और इसका एड्रेस ये है। अभी किसी ने बोला था सर आईपी से खोल के दिखाओगे आज आप, तो ये देखो भाई, टैब खोली नहीं, और यहाँ पर आईपी क्या है, 142 डॉट क्या लिखा है, 250.192.100, ये तो आईपी से सर्च कर दिया ना, तो एक कमांड क्या बताई मैंने, NS लुकअप, NS का लुकअप का मतलब होता है नेम सर्वर लुकअप, क्या बोलते हैं, नेम सर्वर लुकअप, वो किसके थ्रू कर रहा है, डीएनएस के थ्रू, और डीएनएस कौन है मेरा,
8.8.2। अगर यहाँ पे लिखो www.gentechnetworks.com तो इसकी भी आईपी आ दिख रही है भाई, दिख रही है? किसी भी वेबसाइट की आईपी देख सकते हो आप। क्लास इज ओवर, हो गया टाइम खत्म।